ऐसा करते हैं कि पहले हाफ में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे दोनों, और दूसरे हाफ में या इसी हाफ में लेट्स सी हाउ इट गोज, स्टोरीज को असल में ना एनालाइज करेंगे या कोशिश करेंगे जहाँ तक समझ आएगी। मे बी मैं एक इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से दे ही दूँ ताकि जी सर। तैमूर साहब, वो मुझे असल में मैं आर्टिकल पढ़ने का मुझे असल में मौका नहीं मिला। आज एक फंक्शन भी है। वैसे ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट मतलब आज टॉपिक का भी नहीं मुझे मालूम क्या है। स्टोरीज से रिलेटेड है। मुझे कुछ असल में टॉपिक के बारे में थोड़ी क्लैरिटी नहीं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ भी आर्टिकल पढ़ने का, इसलिए वो आपके पास एनीवे ये हमारा आज का टॉपिक है फेरी टेल्स में। अच्छा अच्छा। तो बाद साहब ने ये अच्छा सवाल किया है, मैं इसी की तरफ आना चाह रहा था कि 2 मिनट में इसका इंट्रो दे दूं कि ये मकसद क्या है। तो इधर जो सारी प्रेमिस है और जो जिस कंसेप्चुअल अप्रोच से हम इनको देख रहे हैं या जिस तरह लोगों ने देखा है जो ट्रेडिशन को स्टडी करते हैं, उसमें ये समझ आती है कि ये जो फेरी टेल्स हैं दे आर रियली सिंबल्स, सिंबॉलिक हैं। और मैं चले आपको सीक्रेट पहले ही आउट कर ही देता हूँ ताकि आप यू आर एबल देन टू मे बी इंगेज विद इट डिफरेंटली। के द typical fairy tale is the tale of the hero, which is you yourself, who has to go in search of his missing half, which is our spirit. So these tales are nothing but stories of journeying to fullness. इसलिए and they lived happily ever after. This is how they end. And once upon a time, सो दिस जर्नी इज इटर्नल, यानी कि हर इंसान जो पैदा होता है ये उसके लिए रेलेवेंट जर्नी है क्योंकि वो इस दुनिया में आया ही इस मकसद से। तो ये इतना अहम मौजू था इंसानियत के लिए शुरू से कि ये बच्चे को ये कहानियाँ सुनाई जाती थी। सो एंड दीज आर सॉर्ट ऑफ प्राइमोर्डियल सिंबल्स, मोस्ट ऑफ द symbols used in fairy tale, and therefore many of the fairy tales are, or at least the symbols are common across cultures. तो ये इसका जी सॉरी कथा कलामी माफ हो, जब आपने कहा ना कि द हीरो इज अस द रीडर इन सर्च ऑफ आवर अदर हाफ, तो जब आपने कहा ना द अदर हाफ इज, मैंने सोचा कि आप कहने लगे थे द अदर हाफ हु इज हेलन। हु इज हेलन? बिल्कुल हेलन ही है ना। विराज साहब आज और कल सिर्फ हेलन के बारे में सोचेंगे। अभी क्लास के बाद जब नींद पूरी करूंगा फिर पता नहीं कैसे ख्वाब आते हैं, देखते हैं। उसी के ही आएंगे आज और कल। अब इधर का मकसद ये है कि हेलन इज द सिंबल ऑफ द स्पिरिट। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि इंसान जो है मुरक्कब है जिस्म का, नफ्स का और रूह का। और जब से हबूत आदम हुआ है, यानी कि द फॉल ऑफ एडम हुआ है, ही इज लॉस्ट टच विद द स्पिरिट। और उसके बाद से ही रिलीजन्स का सिलसिला शुरू होता है ना। जब when Adam was full, when he was whole, he did not need religion. He saw God everywhere. But when he wanted to look at creation apart from God, that is the fall. When you look at materiality just as materiality without being able to see its transparency, क्योंकि हकीकत क्या है? Wheresoever you turn, there is the face of God. But what we see is our things, because we are looking through our material and sensible eyes. We are not looking at these through our eye of the heart. The loss of the eye of the heart is the fall of Adam. And then God obviously सर relented. ये आपने बहुत प्यारी बात कही है। It's like very deep and beautiful at the same time. Thank you very much. कहने का मकसद है कि this is what the stories are about. तो दिस इज रियली द, इसको बड़े ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट ने भी इसका बहुत अच्छा इसी नतीजे पहुंचे हैं, यूंगियन साइकोलॉजिस्ट भी।
मगर क्योंकि उनका वर्ल्ड व्यू जो है वो साइकी से बियॉन्ड नहीं जाता, तो वो उसको स्पिरिट से नहीं लिंक कर सके। चाहे यूंग हो या उसके बाद आने वाले कैम्बल हो, they've done wonderful analysis and others of fairy tales। यही मैं यानी कि आप उसको बिल्कुल सेक्युलर है वो। It talks about healing the psyche and making it whole, but it just leaves out the third element, which is the source of the psyche and the body, it's the spirit। तो हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तैमूर साहब, ये जो अदर हाफ की जो सर्च है, तो ये बेसिकली अदर हाफ इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो रीडर है, ही इज द लवर एंड ही इज इन सर्च ऑफ द बिलव्ड, आई बिलीव, लवर एंड बिलव्ड, आई बिलीव समथिंग इस फ्रेमवर्क में इसको देख सकते हैं। यही कह रहा हूँ ना, कि क्या कह रहा हूँ कि ये जो लव स्टोरीज है ना मुख्तलिफ कल्चर्स में, ये बेसिकली इसलिए कहते हैं ना कि वो इश्क मजाजी का ताल्लुक इश्क हकीकी से होता है। तो और हर इमेज, हर सिंबल को मुख्तलिफ लेवल्स पे इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो इन स्टोरीज को ह्यूमन लेवल पे भी लिया जा सकता है, बट एट द हाईएस्ट लेवल दे आर द सर्च ऑफ द सोल फॉर द इटर्नल बिलवेड। जी जी जी, असल में सूफिया ने मैं असल में इसको जी 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 सूफिया ने इन्हीं कई टेल्स को, कई असली टेल्स थी। हीर रांझा का जो किस्सा है वो असल में शायद हुआ था। कई असली किस्सों को लेके उन्होंने उसको मेटाफोर बना लिया, तो उनमें एक ह्यूमन भी रह जाता है और उसके डीपर जो एस्पेक्ट है। और इसी तरह का मैं आप लोगों को पहले मिसाल दे चुका हूँ, जो सैफुल मुलूक की कहानी है, दैट्स अ फेरी टेल। एंड जो राइटर हैं जेलम वाले, जो बुजुर्ग हैं बल्कि, मियां मोहम्मद बख्श, वो कहते हैं कि ये मैंने फारसी की किताबों में से पढ़ा है, किस्सा है, मगर मेरे मुर्शिद ने कहा है कि इसके ज़रिए तुम तसव्वुफ का पैगाम लोगों तक पहुंचाओ। सो इट्स एज, तो ये बड़ी अच्छा बात हो गई कि ये कॉन्शियसली बुजुर्गों ने किया। अब जो फेरी टेल्स है, ये बहुत पुराने बुजुर्गों ने वही काम किया जो मियां मोहम्मद बख्श हमारे वक्त में कर गए। तो ये मॉडल वही है। सो दैट इज आई थिंक दैट्स लेकिन लेकिन सैफुल मुलूक या ये जो और ससी पन्नू या ये जो और फेरी टेल्स, अगर आप इनका ख्याल करें तो इनमें दे डोंट नेसेसरली लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। जी जी जी, देयर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ दीज टेल्स इसमें। और ये एक्सप्लिसिटली है, हम पढ़ते नहीं है ना। अगर हम पढ़ें तो उसमें अब देखिए कि हीर और रांझा भी, मेनी ऑफ दीज लव टेल्स, one type is where they end in tragedy, but it's always implied that they lived happily ever after in the spirit। हीर रांझा का भी यही है। आप पढ़ें तो आजकल, क्योंकि हम उस पर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो वर्ल्डली प्लेन पे तो देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग, एंड दे आर टोल्ड दैट एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर लव अफेयर। वो बहुत खूबसूरत स्टोरी है। आई मीन इट इन्वॉल्व्स यू इवन इमोशनली, इट्स अ पावरफुल वर्क ऑफ आर्ट। इसकी एक मैं आपको वेस्टर्न कल्चर से मिसाल दूं तो वो रोमियो और जूलियट की है। वो ये है कि इवन दैट टेल एंड्स इन ट्रेजेडी, बट इवन देयर एट द एंड जो मास्टर्स ने उसको डीकोड किया है, तो it is clearly implied that they live happily, it's consummated in heaven, I mean at the spiritual realm। और उसका सिंबल जो इस्तेमाल किया शेक्सपियर ने, वो ये किया है कि the two towns set up two statues of gold in memory of their love। Now gold is a symbol of the spirit, क्योंकि दुनिया में गोल्ड ऐसा मेटल है जो करोड़ नहीं होते, यानी कि दुनिया उस पर असर नहीं कर पाती। ये उसका सिंबल है, सोलर सिंबल है, लाइट है। और तो इस तरह से मतलब मार्टिन लिंक्स ने एक्सप्लेन किया है द सीक्रेट ऑफ शेक्सपियर। ये आप लोग जरूर पढ़िए किताब, वेयर ही इज कि शेक्सपियर की भी जो मैच्योर प्लेज है, दे आर अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोल। यहाँ तक कि किंग लेयर को भी इस तरह इंटरप्रेट किया है, वेयर हिज डॉटर स्टैंड्स फॉर द स्पिरिट हु इज मिसअंडरस्टूड। क्योंकि दुनिया के हिसाब से तो जो है ना, नमक बुरा है मगर वो कहती है कि नमक के बगैर हर खाना जो है वो फीका है।
इससे तो नाराज होता है, वो कहता है मैं आपको ना नमक जितना प्यार करती हूँ. दिस इज एन एंशिएंट फोक टेल मोटिव विच ही टेक्स एंड एनीवे, आप जस्ट द मेन थीम आपको मेरी पहुंच गई मेरा ख्याल है. मुझे अस्सलाम वालेकुम, मैं एक सवाल ये करना चाह रही हूँ कि क्या हेयर आफ्टर की ये जो कॉन्सेप्ट है कि दे कैन लिव हेयर इन द हेयर आफ्टर टुगेदर, And they lived happily ever after. हेयर आफ्टर, नॉट हेयर आफ्टर, नॉट, Ever after. सो इट इज, अच्छा रहता, वो वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ही रहता है, नहीं लेकिन नहीं, हमारे सूफी बिलीफ, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं ना, क्योंकि हमारा पैराडाइम ही है. जबकि व्हाट इट इम्प्लाइज इज द स्पिरिट, द हेयर आफ्टर. मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो वो एवर आफ्टर और हेयर आफ्टर एक ही है. दैट जोन विच इज आउट ऑफ टाइम इज विद इन अस, यानी कि द स्पिरिट. इसलिए उसको, खैर अभी हम आते ना, ज़्यादा भी नहीं बात करना चाह रहा. ये इंट्रोडक्शन हो गई जी, आपको समझ आ गई मेरी बात? क्योंकि जो एवर आफ्टर तो है ना हमेशा के लिए, रूह को तो मौत आती नहीं, इसलिए जो एवर आफ्टर है वो तो रूह की हो सकती है, जिस्म की तो ज़ाहिर है हो नहीं सकती। एग्जैक्ट, दैट्स व्हाट आई मेंट. बिल्कुल. आपको किस समीना साहब थी ना? जी बिल्कुल, जहान मैं भी इसी बात को, मैं बिलाल साहब वाली बात जो है उसी को मैं टच करना चाह रही थी कि अगली दुनिया का हिसाब जो है वो कैसे हम इस दुनिया में तसव्वुर रख सकते हैं। जी, वो इस दुनिया की बात नहीं है ना, मतलब ये सारा इस्तारा तो इसी दुनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ना. जी एंड जी एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर का मतलब ये है कि फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, अगर लिटरल मीनिंग ले. जी बिल्कुल। मगर मैं इम्प्लाई कर रहा हूँ कि जो ट्रेजेडी में एंड होती है लव स्टोरीज, उसमें जो जब उनको कोई ऐसा राइटर लिखता है जो खुद रूहानी हो, वो उसको फिर इश्क हकीकी के मानी में लेता है और वो कहता है कि वो इस दुनिया में कॉन्जुमेट हो ही नहीं सकता, वो फिर अगली दुनिया में यूनाइटेड है. ये नहीं, हाँ. आपने जो जोन ऑफ टाइम का जिक्र किया वो काफी समझा रहा है बात को। इट्स अ डिफरेंट जोन ऑफ टाइम। चलिए, अब मैं बस ये जी, इसका बेसिक असल में वो, कॉन्सेप्ट जी जी, वो असल में फॉर्मल डोमेन में वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और ऑपोजिशंस वो रिकंसाइल एज सच हो नहीं सकती ना. यू हैव टू गो बियॉन्ड द फॉर्मल डोमेन टू रिकंसाइल द ऑपोजिट्स. तो असल में अगर हम वो इन तैमूर साहब, वो स्टोरीज को देखें. मैं असल में एक कमेंट करना चाहता, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले हम एक डिस्कशन वो कर रहे थे कि ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेपरेशन जो है बेसिकली, तो वो फॉर्मल डोमेन से बियॉन्ड जाए तो जारी बात है फिर वो सेपरेशन खत्म होती है. तो आई बिलीव ये जो लवर और बिलव्ड है, अब वो ये जर्नी चलती रहती है जब तक लवर और बिलव्ड में सेपरेशन खत्म ना हो जाए. तो वो बेसिकली मैं इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाह रहा था कि जहां ये सेपरेशन खत्म हो जाती है, जिसको जैसे अब आप खुद भी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, दे गेट यूनाइटेड. तो वो लवर और बिलव्ड का जो रिलेशनशिप है, ये मतलब पहले, सबसे पहले स्टेज के ऊपर देयर इज अ सेपरेशन, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे क्या कहते हैं स्पिरिचुअल ट्रैवल होता है, तो दैट सेपरेशन गेट्स डिसॉल्व्ड, जिसे कहते हैं इट वैनिशेस इवेंचुअली. फिर वो एनिहिलेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू द मैनिफेस्टेशंस. और ये बात है, वो एनिहिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल प्लेनिट्यूड. मैं असल में उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाह रहा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेपरेशन जो है, उस फ्रेमवर्क के अंदर स्पिरिचुअल ट्रैवल को कैसे देखा जाए. मैं असल में ये बेसिकली एक कमेंट था साइड नोट पे. मैंने कहा कि वो हमने पहले जो डिस्कशन कर रहे थे उससे मैं रिलेट करना चाह रहा था बेसिकली. नहीं, बहुत ज़बरदस्त है. ये सारी बातें असल में ना इन फेरी टेल्स में होती हैं, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इसका एक इंट्रोडक्शन ही हो सके बाय अ फ्यू एग्जांपल्स. देन व्हेन यू रीड द आर्टिकल्स दे विल मेक मोर सेंस. तो अगर सबने पढ़ी हुई है कहानी तो मैं फिर इसके एनालिसिस पे आ जाता हूँ, और वरना कहानी पढ़ लेते हैं. आप बताएं, टाइम क्या है? सबने तो पढ़ी नहीं है, तो चले पढ़ लेते हैं. सर अच्छा मैंने तो चलिए, आज पढ़ी है, और किसी ने पढ़ी है कि नहीं? नहीं मैंने भी पढ़ी है, मैं भी एनालिसिस ही चाहूंगी। जी ठीक है. तो इसका मैं आपको ना समरी दे देता हूँ, क्योंकि पढ़ने में टाइम हमारे पास नहीं है. तो इसकी समरी एक पैराग्राफ में ये है कि ये गरीब आदमी होता है और ये गुर्बत की वजह से शहर में जाने की करता है. तो उसकी बीवी उसको 7 रोटियां देती है कि भाई रास्ते में खाने के तौर पर. 7, इसमें जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो 7 है.
और आगे क्योंकि 7 परियां भी हैं आएंगी, तो 7 का नंबर हम अब इसको सिंबॉलिकली देखने की कोशिश करते हैं। 7 wives for 7 brothers याद आ रही है। हाँ, 7 बहुत बहुत ही सेक्रेट नंबर है और बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है। तो खैर 2 दिन वो चलता रहता है, फिर उसको भूख लगती है, तो एक कुएं के किनारे, इसमें लिखा है अंधे कुएं के किनारे वो बैठता है और फिर वो खाना खाने के लिए रोटियां खोलता है। तो कहता है कि मैं 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 खा जाऊं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर। जी जी जी। हाँ। अच्छा जी, अब क्या हुआ? अब इस कुएं में 7 परियां रहती थी, तो उनको ये आवाज आई, तो उन्होंने कहा वो ये क्या मुसीबत आ गई, ये हमें खा जाएगा। ये कौन सी है, ये तो हमें खा जाएगा। अब इससे जान कैसे छुड़ाए? तो ये करती है, फिर एक परी को ऊपर भेजती है, जो सबसे लीडर परी होती है। वो ऊपर आती है, कहती है कि हम तुमसे जो भी तुम हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, मगर खुदा के लिए हमें खाना मत। पहले डरता है, फिर वो शेर हो जाता है, तो वो कहता है कि मुझे एक ऐसी मुर्गी दो जो सोने का अंडा दे। अब आप देखिए इसमें सोना आ गया, वही इट्स अ यूनिवर्सल सिंबल ऑफ द स्पिरिट। तो सोने का अंडा, आपको पता है कुरान जो पैराडाइज की डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी जो पैराडाइज वाले उन्होंने सोने के बर्तनों की बात है वगैरह वगैरह। हुजूर ने भी कहा मर्दों से कि इस दुनिया में सोना ना पहनो, वो तुम्हारे लिए जन्नत की, ऐसे कुछ। इसी तरह सिल्क के बारे में, यानी कि ये स्पिरिचुअल रेल्म से कई चीज़ें जब बड़े डायरेक्टली सिम्बलाइज करती हैं, और कुरान और हदीस सिम्बलिज्म में भी ये आती हैं। अच्छा खैर, आप समझ गए। तो वो मांगते हैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, तो वो परी जो है उसको वो मुर्गी दे देती है। वो उसको कहती है कि जब तुम इस मुर्गी को अपने सामने रखोगे और कहोगे कि चल मुझे अपना कारनामा दिखा, तो वो सोने का अंडा दे देगी। तो वो बड़ा खुश होता है और वो लेके चला जाता है। तो रास्ते में रात पड़ जाती है, तो वो एक गांव में, अक्सर इस तरह की स्टोरीज में ना ये जो कुटिया होती है अक्सर एक जंगल में होती है, मगर इसमें नहीं है। तो वो गांव में एक दरवाज़ा खटखटाता है, तो एक बुढ़िया निकलती है, तो उससे कहता है मुझे रात को ठहरा लो। तो वो कहती है ठीक है तुम ठहर जाओ। तो रात में जब वो आराम कर रहे होते हैं, तो वो उसको अपना सारा किस्सा बता देता है कि मेरे पास ऐसी मुर्गी है जो ये करती है। तो वो तो सो जाता है, बुढ़िया को जो है ना लालच हो जाती है, तो वो मुर्गी बदल देती है, और वो सुबह जो है गलत वाली मुर्गी लेके अपने घर आ जाता है। बीवी को दिखाता है, कहता है भाई ये हुआ है, ऐसी मुर्गी है। तो वो कुछ होता ही नहीं है, मुर्गी अंडा नहीं देती। बीवी कहती है क्या बातें कर रहे हो तुम, पागल हो गए। तो वो फिर वापस कुएं पे जाता है, फिर वही जुमले कहता है, और वो परियां फिर से आती है कि भाई तुम फिर आ गए हो। तो वो कहता है तुमने मुझे गलत मुर्गी दे दी थी, वो तो अंडे नहीं देती। तो वो परी समझ जाती है कि क्या मामला हुआ है। वो पूछती है तुम रास्ते में कहीं गए थे? तो वो बता देता है। तो वो समझ जाती है कि बुढ़िया ने मुर्गी जो है वो बदल दी है। तो वो कहती है, फिर वो उसको एक डंडा देती है और कहती है कि इस डंडे से कहना कि छड़ी अपना कमाल दिखाना शुरू कर दे। तो वो फिर अगर बुढ़िया जो है वो तुम्हें मुर्गी वापस दे देगी, तो फिर तुम कहना कि रुक जा अब डंडे। तो ऐसा ही होता है, वो जाता है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो बुढ़िया से कहता है मुर्गी दो, वो नहीं देती, तो वो फिर डंडे से कहता है अपना कमाल दिखाओ। तो डंडा जो है बुढ़िया को मारना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो मान जाती है कि मैं तुम्हें दे देती हूँ और मैं आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँ, किसी को धोखा नहीं दूंगी। तो वो खैर असली मुर्गी लेके वापस चला जाता है, और वहाँ पे फिर जब मुर्गी अंडा देती है, फिर वो अमीर हो जाते हैं। फिर वो बस इतनी सी स्टोरी है। वो लंगर किया करते हैं गरीबों के लिए, और लोग भी उससे खुश रहते हैं, वो हंसी खुशी की ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये जी पहली स्टोरी यहाँ ऐसे है। इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, इसके
इसको अनशेयर कर देते हैं। अब ये इसमें असल में काफ़ी इसका जो एक बहुत एक्सपैंडेड आप कह लें इन मोटिव्स को लेके जो ज़रा सा एक्सपैंडेड वर्जन है वो हम सब जानते हैं, वो है जैक एंड द बीन स्टॉक। तो उस पर भी मैं डिस्कशन करूँगा, पहले इसको करते हैं। इसमें जो है जी मेन पॉइंट वो ये है कि एक दुनिया से खाली होने की कैफियत, गरीब उसका सिंबल है। और इससे पैरेलल में आप देखें तो जैक जो होता है और एक सादगी, किसान उसका सिंबल है। तो जैक जो होता है वो दुनियादारी के हवाले से काफ़ी सिंपल होता है, जिसका मतलब उसका दिल साफ होता है और उनको कोई कमाने वाला नहीं होता तो हर चीज़ अपने घर की बेच देते हैं, यानी कि फिर बिल्कुल ही फ़कीर हो जाते हैं। फ़कीर जो है, सूफिया अपने आप को इसलिए फ़कीर कहते हैं कि जब इंसान एम्प्टी होता है तो फिर ही उसमें ग्रेस आती है। ये सब उसका सिंबल चल रहा है। तो फिर आखिरी चीज़ वो भैंस रह जाती है, जिसको वो बेचने जाता है तो उसको फिर वो बाबा मिलता है, हु इज़ द स्पिरिचुअल मास्टर, तो वो उससे भैंस भी ले जाता है। यानी कि दुनिया, वो जब बिल्कुल खाली हो जाता है दुनिया से तो उसको रंगीन बीज मिलते हैं जो कि दुनिया की नज़र में बेकार होते हैं। यहाँ तक कि उसकी माँ उन बीजों को फेंक देती है खिड़की से बाहर, मगर वो मिराकुलस होते हैं। अगले दिन वो बेल या वाइन उगाती है ना, बीन स्टॉक, विच कनेक्ट्स हेवन टू अर्थ। अच्छा, यहाँ हम रुकते। तो जो अब कमिंग बैक टू दिस वन, इसमें यह है कि जो कुआं है ना जी, वो सिंबल है ऑफ द हार्ट, of the connection between this world and the next। और इस कनेक्शन में जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे ख्वाजा खिजर का, तो वो जो सर्पेंट किंग की डॉटर होती है वो भी पानी लेने एक कुएं पे जाती है जो कि बंद हो, जो इस पे बड़े हेवी पत्थर होते हैं। ये सब बड़े, ये कुमार स्वामी को आप गौर से पढ़ेंगी तो पता चलेगा एक एक सिंबल जो है वो बहुत एंशियंट और बहुत बामानी है कि वो पत्थरों से बंद होना। इससे हमें क्या याद आ रहा है, जिनको याद हो बचपन की अलादीन की कहानी, वो एक कुआं टाइप ही होता है जिसके ऊपर पत्थर होता है, जिसको जादूगर नहीं हटा सकता मगर एक सिंपल चाइल्ड लाइक पर्सन हटा सकता है। सिमिलरली दैट वर्जिन princess can remove it. She's pure. Nobody's seen her. She's not seen the light of day or night, sun and the moon as he say. तो वो प्योर शख्स ही हटा सकता है। तो ये जैक एंड द बी, ये अली, क्या उसका नाम है, अलादीन वाली कहानी से कॉमन है। Once again, motive is that of, we're coming back to the motive of the well. The well is seen as the symbol of the source of the water of life. ये water of life motive आप सबने सुना होगा। Ultimately, this water of life is the symbol of the spirit. इसलिए whoever has the water, drinks the water of life, is immortal. इसको बिल्कुल ज़ाहिर है सेक्युलर माहौल में, मॉडर्न माहौल में बिल्कुल ही मिसरिप्रेजेंट किया है कि these people were after living, I mean, longer lives. They wanted not to die, which is just absurd. अब चूंकि वो सिंबल्स हमें पता नहीं है ना, इस दौर में ये सब कुछ खो गया है, तो ये समझता हूँ। और फिर वो जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनका सिंबल्स आई गेस परियां, और परियां जो है दे आर आल्सो सिंबल्स ऑफ दैट। एनीवे, मुझे भी इतना तो नहीं पता, कुछ इस पे जितना आप इस पे आगे पढ़ सकते हैं, मगर यानी कि बट दे आर द सोर्स, यानी कि द स्पिरिट इज द सोर्स ऑफ बून्स, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रेसेस। तो वो फिर इनको मिलती है वो मुर्गी, और सोने का जो अंडा है वो फिर निशानी देता है। ये बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, इसमें एक दो ट्रेडिशनल मोटिव्स हैं। जो बड़ी स्टोरीज होती है उसमें काफ़ी एलैबोरेटली होता है ये सब कुछ। तो उसमें इससे थोड़ी सी एलैबोरेट स्टोरी हो तो आप फिर जैक एंड द बीन स्टॉक देख लें। उसमें जो सिंबल है ऑफ द कनेक्शन बिटवीन हेवन एंड अर्थ इज द ट्री ऑफ लाइफ। द ट्री इज वंस अगेन a universal symbol of the spirit।
तो ये मुझे हमेशा ये बहुत ही प्यारा लगता है, सिंबल ऑफ द वेल। अच्छा, एक और स्टोरी सुनाऊं आपको? मैंने पहले आप लोगों को सुनाई हो शायद, ये एक और क्लास को सुनाई थी। सर ये जो बुढ़िया है वो क्या evil है? It's like the ओह, evil. थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त। वही मैं कहती, एक फिर मोटिव बुढ़िया का है इस सिलसिले में, क्योंकि दिस इज अ वेरी सिंपल स्टोरी। इसमें मोटे मोटे किरदार आ रहे हैं, जितना हमारे पास टाइम है ये शायद ठीक है। और मुझे अब लग रहा है कि हम ऐसे करेंगे, हम बस 2 स्टोरीज ही पढ़ लेंगे, आर्टिकल्स आप खुद ही पढ़ना, ताकि हम आराम से इसको देख सकें। And these articles are basically discussing the same themes and many of the same symbols. तो इसलिए आप जब पढ़ेंगे ना इस इंट्रोडक्शन के बाद, तो आपको शायद बहुत यूजफुल लगे। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि जो बीवी है वो रैशनैलिटी उसकी वो है ना, शायद सिंबल अक्सर होती है, या जो बुढ़िया है वो फिर दुनिया की या जो फॉलन सोल है उसकी सिंबल है, कि उसकी प्योरिटी ने उस तक पहुंचा दिया वेल से। अभी हम अगली स्टोरी में भी ये देखेंगे कि वो, चलो अभी नहीं देखते, उसमें भी वैसे ऐसे ही होता है ना, ही गेन्स एवरीथिंग। इवान जो है, वो जो दूसरी है फायरबर्ड, वो रशियन फेरी टेल है, प्रॉब्ली द मोस्ट फेमस ऑफ द रशियन फेरी टेल्स। तो वो सारा कुछ हासिल कर लेता है, बट वो सब कुछ खो जाता है। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो बड़ी स्टोरीज में उसको एलैबोरेट किया जाता है। अगली जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें ज़्यादा एलैबोरेटली होंगी। उसमें भी वाटर ऑफ लाइफ का जिक्र है, वो हम देखेंगे। और उस वाटर ऑफ लाइफ को लाता है कौवा, जो कि वंस अगेन एक यूनिवर्सल सिंबल है ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू वाटर, एंड उसके एक बड़ा ज़बरदस्त सिंबल है। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे, हाँ, मैं समझता हूँ कि वो जो बुढ़िया है वो दुनिया को या सोल की उस पावर, उस एस्पेक्ट का वो सिंबल है, इसलिए उसका तज़किया ज़रूरी है, उसकी पिटाई बड़ी ज़रूरी है, यहाँ तक कि वो वादा कर ले कि मैं आइंदा कभी धोखा नहीं दूंगी। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2-3 सिंबल्स हैं, एंड गेटिंग इन टच विद समथिंग ऑफ द स्पिरिट थ्रू द वेल। तो ये 2-3 इसमें मोटिव्स हैं। इसको मैं ख़त्म करने के लिए फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तैमूर साहब, ये एक इत्तेफाक है या ये एक थीम है कि जो हायर सेल्फ है और जो लोअर सेल्फ है, दोनों की रिप्रेजेंटेशन औरत के जरिए हो रही है? बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है। इस पे तो बड़ा बड़ा लोगों ने डीप किस्म का काम किया हुआ है कि जो फेमिनिन प्रिंसिपल है उसमें ये दोनों एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं। तो अगर क्रिश्चियन सिंबलिज्म में दे तो उसी का एक एस्पेक्ट मेरी है, क्वीन ऑफ हेवन। दूसरा सिंबल उनके ट्रेडिशन में ईव है, और इसी तरह उनके जब एंशिएंट ट्रेडिशन में, यानी कि एक मोर अर्थ बाउंड, एक मोर सेलेस्टियल, ये उसमें कैपेसिटी दोनों रहती है फेमिनिन प्रिंसिपल के हवाले से। उसमें फिर इसी टाइप का उन्होंने मजीद, मुझे हल्का सा याद आ रहा है कि ये जो 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वुमन है, एक ईव है तो फिर एक उसकी बहन होती है लिलिथ या क्या। देयर इज ऑलवेज दिस डबल एस्पेक्ट कि एक एस्पेक्ट हकीकत को दिखाता है, एक एस्पेक्ट उसको छुपाता है, यानी कि माया और आत्मा का दोनों का सिंबल हो सकती है। ये पूरी एक थीम है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये सोचने वाली बात है। बंदों में शायद ये गुंजाइश नहीं होगी, हम जस्ट किडिंग। पता नहीं फिर क्यों फेमिनिन, शायद वो रिप्रोडक्शन का सिंबल भी है, अबंडेंस का भी है, मे बी दे चूज वुमेन फॉर दैट रीजन। इसमें इंटरेस्टिंग है, ये पूरा थीम है। मैं आपसे एक चैप्टर शेयर करूंगा फ्रिज ऑफ शोन का, तो उसमें सिंबल इसके हर लेवल पे इस पे बात हुई है, क्योंकि दोनों बातें अपनी जगह है ना ट्रेडिशन में, कि ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अभी ये हमारा मौजूद नहीं है, अभी थोड़ा आगे चलते हैं, खुद ही खुलता जाएगा। और पॉइंट बड़ा सही है अब्बास साहब का कि ये दोनों सिंबल्स फेमिनिन अक्सर ऐसे ही पाए जाते हैं। मज़े की बात है कि स्पिरिट का सिंबल भी औरत है और सोल का
जो करप्टेड सोल या पैशनेट सोल का भी सिंबल औरत है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं फेरी टेल्स में और लेजेंड्स और मिथ्स में कि जो मर्द की कामयाबी का राज भी औरत होती है और उसकी जो नाकामी का राज है वो भी औरत ही होती है। यही ना कि जो अब इसको हम सिंबॉलिकली ले लें तो इंसान जो दुनिया में रहता है तो उसको दोनों पावर्स खींच रही होती हैं उसी की सोल की। बिल्कुल। जब पहले मैं तो ये हम कहने लगा था कि वो फिर जो मैस्कुलिन जो एलिमेंट है वो उसकी जो डिसर्नमेंट है फिर बात वहां पे आ जाती है कि वो उसकी डिसर्नमेंट कितनी है कि दोनों में तफरीक कर सके तो वो फिर हायर सेल्फ की तरफ जाता है या अपनी लोअर सेल्फ की तरफ जाता है। बहुत खूब, बिल्कुल ये डिस्कशन ही इस इन स्टोरीज में बेसिकली उसी को सिंबॉलिकली दिखाया जा रहा है ना, कि यहाँ तक कि वो जो लोअर एस्पेक्ट है वो चुरा लेती मुर्गी और फिर कैसे परी उसको फिर से, जो कि सेलेस्टियल एस्पेक्ट की निशानदेही कर रही है परी इस केस में, वो उसको सीधा करती है। अच्छा मैं अब वैसे जल्दी तो से, हाँ वैसे तो देखिए ना, वैसे तो मतलब स्पिरिट में दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन जो प्रिंसिपल हैं दोनों उसमें यूनाइटेड है ना बेसिकली, उसमें कोई ऐसा कोई वो जो पोलैरिटी है या जो सेपरेशन है सच वो खत्म हो जाती है। तो आप स्पिरिट को मैस्कुलिन प्रिंसिपल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फेमिनिन से भी। तो वो तो वैसे कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे वो तैमूर साहब वो जो वेदांता में है पुरुषा प्रकृति, उसी की बेसिकली आगे मैनिफेस्टेशन है हर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे। तो जी आप पुरुषा से भी रिप्रेजेंट कर सकते, वो पुरुषा एक एस्पेक्ट आपको बता रहा है डिवाइन हाँ डिविनिटी का, और प्रकृति एक एस्पेक्ट आपको बता रहा है। तो बिल्कुल। और ये म्यूचुअली डिपेंडेंट है आपस में, सारी बात है, दोनों आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं। कुछ वैसे स्कॉलर्स ने आई डोंट नो मेरे को शायद इस्लामिक वर्ल्ड में कुछ स्कॉलर्स ने जो मैस्कुलिन प्रिंसिपल है उसको डोमिनेंट के तौर पे पेश किया है और फेमिनिन जो है वो लेस डोमिनेंट। लेकिन मेरे ख्याल ये दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट है अगर मेटाफिजिकली देखा जाए, बल्कि मेरे ख्याल का डेफिनेटली दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। तो वो स्पिरिट को आप दोनों में से In the ultimate analysis, it's the feminine principle which is the highest. अच्छा, मतलब अगर हम जात को उससे रिप्रेजेंट करें, असेंस को अगर उससे रिप्रेजेंट करें, हर ट्रेडिशन में ऐसे ही है कि ऑन द सोशल प्लेन मैन इज स्ट्रॉन्गर, कह लो मोर सेंट्रल, बट अल्टीमेटली इसलिए देखिए ना इन फेरी टेल्स में भी फेमिनिन प्रिंसिपल इज द लॉस्ट स्पिरिट। एनीवे क्योंकि ये जो मजेदार बहस है और इसमें ये बिल्कुल बड़ा खूबसूरत यिन और यांग चलता है। क्योंकि जो विजडम की रिप्रेजेंटेशन है वो तो हमेशा फेमिनिन ही क्यों करती है। ये उसका हाईएस्ट एस्पेक्ट, यू राइट ना, जब जी हाईएस्ट एस्पेक्ट में भी देखें तो फेमिनिन नजर आता है लोअर एस्पेक्ट में भी। बेशक नहीं, मुझे ये अब्दुल बेशक। लतीफ शाह भिटाई इनके कलाम का इस वक्त मुसलसल है कि वो सारे का सारा जो है वो खातून के रंग में है और उसमें रंगों का जिक्र बहुत आ जाता है। आंचल है वो, मतलब उसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्ट्रगल है और कितनी वेल फोकस्ड है वो कहते हैं कि वो मर्द में वो चीज नहीं होती जो उनके कलाम से मैं एक अच्छा अखज ये किया। बड़ी आपने सबीना साहब बहुत मजेदार बात की है, ये बिल्कुल एक ना, ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें सारा कुछ वैसे उल्टा हो जाता है। इसकी जो सब कॉन्टिनेंटल सारा सिस्टम है उसमें जो सीकर इज ऑलवेज फेमिनिन, whereas in most of the fairy tales यहाँ भी और मुल्कों में भी it's the male who's the, but in poetry, mostly in poetry, जो मैं सुहागन हो यानी अमीर खुसरो तक, उसमें फिर वो जो जैसे अभी अब्बास साहब ने कहा, वो जो खुदा का सिंबल फिर मेल हो जाता है और सीकिंग सोल फेमिनिन हो जाती है। तो ये कल्चर बहुत यार, इससे वंस अगेन अब्बास साहब वाली बात ही हाईलाइट होती है कि दोनों तरह से देखा जा सकता है। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई की बात की है, जो सिंध के सबसे बड़े शायर हैं और सूफी सेंट हैं 18th सेंचुरी। उन्होंने ये सारे जो किस्से सस्सी पुन्नू और ये सब को इस्तेमाल किया अपनी शायरी में, अपनी आरफाना शायरी में। And there it's always about longing for the beloved and from the woman's perspective, क्योंकि यहाँ का ये स्लूप था। अच्छा जी, अब हमारा, मैं जल्दी से ना वो ख़त्म करता हूँ, फिर हम फर्स्ट सेशन में ब्रेक ले लेते हैं। 45 मिनट्स होने वाले हैं, वो मैं जल्दी से वो ख़त्म करना चाह रहा हूँ। जैक एंड द बीन स्टॉक में हम पहला हिस्सा हमने देख लिया,
उसका जो रिनंसिएशन का था, एंड देन द मिराकुलस। इससे ना जी ये जो सीड है, ये जो गेनोन वाला आर्टिकल है उससे रिलेटेड है कि वो जो मंत्र है, वो जो खुदा का नाम है, इट हैज़ द पावर to create repercussions in the whole hierarchy of reality. यानी कि जो हम फिजिकल बैठे हैं वो साइकी को स्पिरिट से जोड़ने का काम करती है, क्योंकि ये जो डिवाइन वर्ड्स हैं ये इटर्नल है, दिस इज गॉड स्पीच, देयरफॉर इट हैज द पावर टू कनेक्ट अस टू द स्पिरिट। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसकी जो मिराकुलस नेचर है वो बीजों से जाहिर हो रही है कि बीज देखने में रंग बिरंगे बीज हैं, मगर दे आर रियली सीड्स ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ, दे कैन कनेक्ट अस। सो बीज भी कहा जाता है मंत्र को, हिंदू ट्रेडिशन में तो बल्कि कहा भी जाता है बीज मंत्र, which is a sacred mantra which any initiate is given because it has the power to create the tree of life. तो वो ऊपर जाता है तो वहाँ भी अच्छा, इन स्टोरीज में अक्सर 3 का हिस्सा भी आता है, 3 ट्रायल्स होते हैं। तो यहाँ वहाँ यही होता है, वो छुप के सुनता है, वहाँ भी उसको जो गाइड का जो सिंबल है वहाँ बुढ़िया है जो वहाँ काम करती है, जो देव है, ही इज द गार्डियन ऑफ द ट्रेजर, जिसको वो देव हमारा अपना नफ्स का लोअर पोर्शन है जिसको वी हैव टू टेम। जैसे उस बुढ़िया की पिटाई हुई थी, अल्टीमेटली वो जायंट जब मर जाता है तो हेवन एंड अर्थ बिकम वन, वो बेल ही खत्म हो जाती है, बेल काट देता है, क्योंकि ही हैज ऑल द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो एट द मोमेंट हमें लगता है कि हेवन में है। क्या उसको मुर्गी मिलती है जो कि सोने का अंडा देती है, याद होगा आपको, मगर वो सोने का अंडा नहीं देती जब तक वो हाप नहीं सुनती, गोल्डन हाप, गोल्ड का सिंबल उधर भी है। तो वो जब पहले मुर्गी ले, मेरे ख्याल ऐसे ही कुछ होता है, पहले मुर्गी लेने जाता है, फिर वो अंडा नहीं देती तो वो फिर हार्प लेने जाता है, फिर ऐसी तरह तीसरा मैं भूल गया हूँ, तो फिर देव उसके पीछे आता है, वो भाग के वो नीचे ले आता है और फिर वो काट देता है बेल। द ब्यूटिफुल सिंबलिज्म ऑफ द होल जो ये नहीं है, जर्नी ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल बैक टू द स्पिरिट। एंड दीज सिंबल्स, अब देख लें इसमें सेलेस्टियल म्यूजिक भी है, और ये जो मुर्गी है ना, ये लैंग्वेज ऑफ द बर्ड से आपको समझ आएगी, जो बर्ड्स हैं दे आर सिंबल्स ऑफ एंजल्स एंड ऑफ द बियॉन्ड। और गोल्ड की बात भी हो गई, अंडे की बात भी हो गई, ट्री ऑफ लाइफ की बात भी हो गई, स्टेट ऑफ द पर्सन की बात भी हो गई, और 3 का उसमें अब मैं तीसरा भूल रहा हूँ क्या था। तो कि तैमूर मैं साहब, वो जो 3 का आपने कहा था, जो 3 मरहले होते हैं आजमाइश के, तो हाँ, इसका जो तलक है ये जो हदीस जिब्राइल है, जिसमें यानी कि जो दीन है वो इस्लाम, ईमान और एहसान पे है, तो यानी कि इस्लाम से गुजरे ईमान तक, फिर ईमान से गुजरे तो एहसान तक, तो फिर एहसान वो है जहाँ आप खुदा को देखते हैं हर सजदे में, इसी तरह जिस तरह खुदा आपको देखते हैं। तो ये जो 3 मरहले हैं आजमाइश के, इसका तल्लुक उससे भी हो सकता है। मतलब है इसमें बेसिकली दिस इज द सिंबल ऑफ स्टेजेस ऑफ द वे, जो अब ये हमने ना बड़ा सिंपली देखा है इसको। पहली स्टोरी तो बहुत ही सिंपल थी, मगर उसमें सारे एलिमेंट्स थे जो बड़ी स्टोरीज में भी हैं। फिर जैक एंड द बीन स्टॉक में उसमें 3 आ जाता है, मुझे पता नहीं तीसरा क्यों भूल रहा है। एक मुर्गी होती है, एक मैजिक हाफ होता है, एक दफ़ा जाता है मुर्गी लाता है, दूसरी दफ़ा जाता है हाफ लाता है, वैसे कुछ ना भूल रहा हूँ। मगर आज जो अगली स्टोरी है ना, जो कि हम 5-10 मिनट की ब्रेक ले लेंगे, तो उसके बाद जो स्टोरी है फायरबर्ड की, बेसिकली सीमुर कह लें आप। फायरबर्ड की स्टोरी में ना वो 3 और क्लियर हो जाएगा, मीनिंग टू से देयर आर स्टेजेस ना। अब दे ऑलरेडी इन सिंपल स्टोरीज में भी स्टेज नज़र आई ना, पहले गया, फिर वो मसला आया, फिर गया, फिर मसला ओवरकम हुआ, तो फिर वो सर्कल कंप्लीट हो गया। अब ईवान वाली में, इस फायरबर्ड में हम देखेंगे कि उसको 3 चीज़ें हासिल करनी होती हैं। ऑल ऑफ देम हैव गोल्ड, द सिंबल ऑफ गोल्ड एज यू वुड नो, फायरबर्ड इन अ गोल्डन केज, द हॉर्स विद द गोल्डन मेन with the golden bridle, and thirdly the princess who सर निकाह और जो तलाक है इनमें भी तो 3-3 दफा है ना। अब 3 मतलब है बिल्कुल 3, जो भी इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, सिंबॉलिक नंबर है।
तो यहाँ मेरे ख्याल से हम रोकते हैं। आपको थोड़ा बहुत अब वो शायद इतनी ऑड और फनी ना लगे मरियम, अगर आप इस जी नज़र सर, से आपने तो देखें। मेरा मजा खराब कर दिया सारा। I'm just kidding. जी सर, बिल्कुल आप तो डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। अब मुझे याद आ गया जो बात मैं कहने लगा था, वो फिर आफ्टर द ब्रेक करते हैं, जस्ट टू कंप्लीट द, वो भी 3-3 में होनी चाहिए ना। तो पहली हमने ये 7 परियों की कहानी सुन ली, दूसरी हमने जैक एंड द बीन स्टॉक, तीसरी मेरी नानी सुनाया करती थी जो मुझे पूरी कभी याद नहीं रही, बहन से डबल चेक करूंगा, मगर वो बार बार हम सुनते थे, ये कहानी हम बार बार सुनते थे क्योंकि इसमें कुछ बात, एक क्लोजर होता है बहुत कह ले, इट हैज़ अ वेरी फैसिनेटिंग इफेक्ट। एंड और कभी बाद में आपको समझ आ जाएगी व्हाट दे वर अबाउट, सो दे आर रियली क्वाइट ब्यूटीफुल। चलिए वो मैं स्टोरी ज़रूर सुनाना चाहूँगा, तो मगर अभी 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? अभी 11:20 हुए हैं तो 11:30 पे मिलते हैं। बिलाल साहब, ये आपने कमाल कर दिया, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया था। जी हाँ, वो उस वक़्त ब्रेक में जा रहे थे, तो मैं सोचा कि वो बात लंबी हो जाएगी तो मैं चैट में डाल दूँ। मगर देखिए इसमें जो 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 चीज़ों की हमने निशानदेही की है, वो गोल्ड का सिंबल आ गया, देखा ना? बिल्कुल। और हार्प ये भी ऐसे ही नहीं है, हार्प का मतलब म्यूजिक, एक हारमोनी, सेलेस्ट म्यूजिक को हमेशा आलम बाला से कनेक्ट किया गया है और बिकॉज ऑफ हार्प, इट्स। जी हाँ, और वेस्टर्न ट्रेडिशन में तो हार्प को हमेशा सेक्रेड म्यूजिक के साथ के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। वो स्पेशली जो सेक्रेड म्यूजिक सेरेमोनियल हो या जो जुबिलेशन के साथ या रिजॉइसमेंट के साथ जिसका ताल्लुक हो। मतलब म्यूजिक इज वन ऑफ द मोस्ट सटलेस्ट ह्यूमन आर्ट फॉर्म, इसलिए हुजूर आपको भी ज़ाहिर पता ही है, कुरान शरीफ को खूबसूरत तरीके बिल्कुल। से पढ़, और यहाँ तक कि वो जो मशहूर हदीस है, अब मैं भूल गया हूँ, वो जो जो हज़रत सहाबी, दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ। नहीं कि वो जो एक सहाबी थे, अभी नाम याद आ जाएगा, जो तिलावत कर रहे थे नमाज में, तो हुजूर सुन रहे थे, उन्हें पता नहीं था। जब वो तिलावत कर चुके तो हुजूर ने कहा कि तुम्हें तो लाहने दाऊदी अता हुआ है। तो या उन्होंने कहा ये मैंने कहा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, जी हाँ। जी वो बड़ा नाम है, मारूफ सा भी मुझे भूल रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे पता होता आप सुन रहे हैं तो मैं इससे भी खूबसूरत पढ़ता। माशाल्लाह। तो यानी कि ये तो अम्बिया कनेक्टेड है इससे, और फिर ज़ाहिर है सहाबा में भी जो जो अच्छा खूबसूरत पढ़ते थे, यहाँ तक कि खूबसूरत जो शेर भी गाते थे, उनको भी इब्न अल-अक़वा का भी मशहूर वाक़या है बुखारी में, जब वो खैबर की जंग पे रात को सफ़र कर रहे थे ना, तो वो जी, जी। खुद ही ख्वानी, यानी कि वो जो डेजर्ट, तो जिस तरह वो पढ़ते हैं ना, गाते हैं, वो गा रहे थे, उनको बुलाया, फिर उनसे बहुत ज़्यादा अपने साथ साथ चलाया, और वो शेर पढ़ते गाते गए कि ये कौन है। अगले दिन फिर उनका शहादत होगी जंग में। एनीवे, तो म्यूज़िक, अच्छा अब हम क्योंकि टाइम को देखते हुए मैं आपसे वो बताना चाह रहा था जो मेरी नानी कहानी सुनाती थी, उसके बस आपको मोटे मोटे में अज्जा जो मुझे याद है बताता हूँ, क्योंकि उसमें तकरीबन ये काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। उसमें होता ये है कि हमारी कहानियों में अक्सर ये होता था, सौतेली लड़की जो है ना, बेटी, सौतेली बेटी, वो हीरोइन होती है, ये भी एक स्टाइल है। तो ऐसा ही होता है कि उसका बाप तो अच्छा होता है, मगर उसकी माँ मर जाती है, तो वो सौतेली माँ आती है, उस सौतेली माँ के साथ फिर एक सौतेली बहन भी होती है। तो वो दोनों जो है ना, वंस अगेन लेडीज हु आर नेगेटिव कैरेक्टर्स, एंड दे मेक दिस, जो भी इसका अच्छा सा कोई नाम होता है, कोई गुल करके कुछ फूल टाइप नाम, तो भूल गया हूँ सारा कुछ, मगर उसको कामों पे लगा देती है, और ये जो उसको काम करना होता है, एक सफाई वगैरह के अलावा, वो ये कि चरखा काटने पे लगा देते हैं, बिकॉज दैट्स अ लेबर इंटेंसिव वर्क बट विच इज़ अ नेसेसरी वर्क इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो वो चरखा काटती है रुई, तो क्या होता है, वो रुई से चरखा काट रही होती है,
धागा बना रही होती है तो वो एक रुई का गाला, उर्दू में उसका जो उसको कहते हैं, वो उड़ जाता है। तो वो अपनी माँ से डरती है कि ये फिर मुझे डांटेंगी कि ये तुमने क्यों रुई ज़ाया कर दी। तो वो उस रुई का जो पीस उड़ रहा होता है उसके पीछे पीछे जाती हैं, और वो पीस जो है, वो गाला, रुई का गाला जो है, एक कुएं में गिर जाता है। हैं जी, कितनी खूबसूरत बात है। तो जब वो कुएं में जाती हैं, वो नीचे जाती है, लुक एट हर सॉर्ट ऑफ इन क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड कॉन्शियसनेस, कह ले जो भी, एंड फेयरलेसनेस। तो वो नीचे जाती है तो वहाँ उसको एक सहन दिखता है जहाँ पे एक बुढ़िया बैठी होती है, और बुढ़िया के बाल उजड़े होते हैं, उसका जो चारपाई होती है वो भी बुरे हाल में होते हैं, और उसका जो मकान होता है वो भी बहुत गंदा होता है। अब ये क्या पता चल रहा है? दिस इज द नेग्लेक्ट ऑफ आवर ओन स्पिरिट। नाउ द बुढ़िया स्टैंड्स फॉर आवर एंशिएंट एंड ओरिजिनल neglected spirit. And where does it live? It lives in the in the kuwa, which is a ultimately symbol of the heart. And heart ultimately is therefore in सारी stories में is the source of the water of life. ये मैंने आपको पूरा ही जो उसका लुभाव जो है बड़ी बड़ी स्टोरीज का यही मिलता है। ये सिंबलिज्म जो है अल्टीमेटली इस तरह से इट लीड्स टू दिस। अच्छा खैर, तो वो बुढ़िया के बाल नहलाती धुलाती है, उसके बाल कंघी करती है, और हाँ, बुढ़िया को बड़ा राइमिंग सी है, कौन है जो मेरे बाल बनाए, कौन है जो मेरे लिए आटा रोटी बनाए, कौन मेरा घर साफ, ऐसा करके। तो वो उसका घर झाड़ू देती है, उसके बाल बनाती है, और उसके लिए रोटी बनाती है, क्योंकि उसके दांत टूटे होते हैं, क्या पता। तो वो खुश हो जाती है बुढ़िया, और कहती है जाओ, जब तुम जाओ तुम्हारे माथे पे चांद चमके, और जब तुम बोलो तो तुम्हारे मुंह से फूल झड़े। है जी, ये दोनों सिंबल्स हैं कि बात में वो असर होगा, खूबसूरत बात, और जो माथे पे चांद है वो भी बड़ा ज़बरदस्त एक नूरानियत का सिंबल है। और तो खैर, तो वो ऊपर आती है, तो जब वो बात उसके सब वो देखती है, उसकी सौतेली माँ और वो, तो उसके वो चांद माथे पे वो चमक रहा होता है, और जब बात करती है तो जाहिर है बच्चों की फेरी टेल है, उसमें लिटरली सारा कुछ है, मगर दीज आर ऑल ऑल्सो स्टार भी हैं, साइंस भी हैं, और ये एक स्पिरिट से कनेक्शन की निशानियां भी हैं। चांद वैसे कई कॉन्टेक्स्ट में इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ द आई ऑफ द हार्ट, बिकॉज इट कैन लुक एट द सन ऑफ द स्पिरिट एंड देन कन्वे दैट लाइट टू द रेस्ट ऑफ द सोल। ये बात हो गई। अच्छा, तो वो बड़ी नाराज होती हैं, और उस इंसिस्ट करते हैं कि ये तुम्हें कैसे ये चीज़ मिली। जब वो बात करती है तो फूल झड़ते हैं, तो वो फिर बताती है क्या हुआ। तो वो जो औरत होती है माँ तेली, वो अपनी ख़राब वाली बेटी से कहती है कि तुम भी जाओ, ऐसे ही करो जो इसने बताया ना, तुम भी करो। तो वो बद मिजाज होती है, उसका कोई ख़ास मूड नहीं होता, वो अम्मा के कहने पे जाती है, नीचे जाती है, उसको बुढ़िया दिखती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये होता है कि वो उसका कोई मिजाज उसकी वो ठीक नहीं होती, तो वो झाड़ू ऐसे देती है कि झाड़ू टूट जाती है, वो चारपाई को ऐसे कसती है कि चारपाई टूट जाती है, वो उसके बाल इतनी ज़ोर से कंघी करती है कि बाल उसके नुच जाते हैं, रोटी ऐसी पकाती है कि वो जली हुई होती है, सख्त होती है, वो खा नहीं पाती। तो वो उसको बद्दुआ देती है कि जाओ, जब तुम्हारे माथे पे हाथी की सूंड, और जब तुम बात करो तो मेंढक बरसे। है जी, तो ऐसा ही होता है। तो खैर, आखिरी पॉइंट क्या है कि फिर एक शहजादा आता है, जा रहा, उसका ये ऐलान होता है कि शहजादा अपनी ना बीवी ढूंढने के सिलसिले में शहर में निकलेगा, तो उसको प्रेजेंट की जाएंगी मुख्तलिफ ख़वातीन जो भी ना, तो सबके लिए ज़रूरी है कि उसके सामने आए। तो वो ये करते हैं कि वो जो अच्छी वाली बेटी होती है उसके माथे पे पट्टी बांध देते हैं कि उसका चांद ना नजर आए, और उसको मना कर देते हैं कि बात नहीं करनी।
और जो बेटी होती है उसका भी कुछ ऐसे ही करते हैं, उससे कहते हैं तुम बात ना करना वगैरह वगैरह। बट लॉन्ग स्टोरी मुझे बाकी याद नहीं है, मगर आप समझ सकते हैं कि वो जो छुपाने की कोशिश थी वो बाहर निकल आती है, उसकी सूंड जाहिर हो जाती है, जब बात वो कर ही देती है तो वो मेंढक भी आ जाते हैं, जब ये बात करती है तो ये चांद भी चमक रहा होता है, और जब बात करती है तो फूल भी झड़ते हैं, तो शहजादा इससे शादी कर। तो और ज़ाहिर है ये उर्दू की पुरानी स्टोरीज बड़ी राइमिंग तरीके से नानी पढ़ती थी, इसलिए हम बार बार सुनते थे, और बड़ा जैसे आज मरियम को, नहीं ये तो सर उर्दू की है, उर्दू एक की कहानी, सॉरी ये तो मतलब है हमारी कहानी है, ये मेरी नानी वो सुनाती तो थी। मैं मजाक के तौर पे जी क्योंकि सर मैं पहले एक दो हवाले हो चुके हैं हेलन के, तो आपने कहा था ना कि 3 का सिंबलिज्म भी बहुत जरूरी है, तो मैंने कहा 2 का जिक्र हो चुका है, तो ये 3 से भी पूरी कर दे। ये तो जरा खैर दैट ferocious हेलन थी with flowers in her mouth हाँ मतलब है ये तो बिल्कुल मुझे वेगली याद है, मगर बाद में मुझे सारे सिंबल्स जब ये चीज़ें पढ़ना शुरू की तो वो चांद का सिंबल भी अच्छा लगा, फूल वाला भी शुरू हुआ कि हम कितना लिटरली ले लेते थे, ये तो कोई और बात हो रही है, और कुएं का सिंबल और उस बुढ़िया का सिंबल, ये सब बड़े ही यूनिवर्सल सिंबल है, आपको ग्रीक मिथ्स में भी मिलेंगे। तो अच्छा सर जो प्रिंसेस है वो शी हैज टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो इस एक तो खैर वो वर्ल्डली नॉर्म में वो सिंबल्स में वो दिखाते हैं, लेकिन बेसिकली व्हाट इट मींस इज कि जो हमारा अदर हाफ है दैट इज ब्यूटीफुल, द स्पिरिट। हम्म, हम्म। तो मेरे ख्याल से इसमें तो काफ़ी चीज़ें जो हम चाह रहे थे, मेरा ख्याल है आप तक पहुंच गई हैं। मैं अभी शेयर करना चाह रहा हूँ स्क्रीन। हाँ, अब अगली स्टोरी देख लेते हैं, अच्छा, फायरबर्ड। इसमें तैमूर साहब वो जो बदमिजाज जो लड़की है, वो जो बुढ़िया के पास जाती है, तो वो बुढ़िया उसको बदवा देती है ना बेसिकली, कि तुम्हारे क्या? साथ ये हो। अच्छा, अब ये मुझे इससे याद आ रहा था कि अगर आपने अपने आप को स्पिरिट के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए अपने आप को ट्रेन नहीं किया, तो आपको हिदायत मिलने की बजाय गुमराही नसीब होगी। मतलब वो शायद कुरान में भी है ना कि आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि कुरान में है कि नहीं, कि कुरान भी हिदायत उन्हीं को देता है जिन्होंने कंडीशंस प्रिपेयर की होती हैं हिदायत के लिए, वरना वो गुमराही का सबब भी बन सकता है। तो वो बेसिकली बड़ा कमाल यानी आपने पॉइंट कुरान में ही है जी। वाकई हाँ, कुरान की आयत है। ये भी एक असूल मतलब रूहानियत में बताया जाता है कि जो अनवर्दी है ना, उससे छुपाई जाती है चीज़ें, क्योंकि उसके लिए वही चीज़ जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, बेहतर है कि उसको ना ही पता हो। तो ये चीज़ें यानी कि वो है ना कि जिसके जिसके लिए वो है उसके लिए वो ठीक है, जिसमें वो कैपेसिटी है या जिसका वो है। बिल्कुल ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी, शायद ये इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि द अनवर्दी इफ दे अप्रोच द स्पिरिट दे टेंड टू दे, यानी वो एक काफ़ी नेगेटिव हो सकता सर अगर आप दुनिया में भी देखें, जब अल्लाह ने किसी को नवाजना होता है तो ये हो ही नहीं सकता कि वो हार्डशिप्स और ट्रायल्स से ना गुजरे। आप अपनी लाइफ के डार्केस्ट टाइम्स देखते हो और फिर और उसमें अगर आप परसिस्ट करते हो और सब्र करते हो तो फिर आपको बेस्ट मिलता है। ऐसे तो नहीं होता कि बैठे बैठे ही आपको सब कुछ मिल जाए सोने का था। है। बड़ी सही बात है। ये शायद अगली स्टोरी हम देख रहे हैं उसमें ये एस्पेक्ट सामने आएगा कि उसको हार्डशिप्स और एक जर्नी अक्सर स्टोरीज में होता है, वो पूरा होता है। जैक में भी कहीं हवाले से था कि उसको मतलब मसला भी हुआ। मगर इसमें जो दूसरा एक बड़ा सटल पॉइंट है वो ये है कि वो इसमें ग्रेस का सारा काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक है, यानी कि दे वर्ंट लुकिंग फॉर दैट थिंग इट सच। इसलिए कहा गया कि रूहानियत का एक असूल ये है कि तुम रिजल्ट्स पे बिल्कुल गौर ना करो, तुम्हें जो करना तुम वो करो, क्योंकि रिजल्ट्स खुदा के हाथ में। कि ये नहीं कि आप कनखियों से देख रहे हैं कि भाई कुछ असर हो रहा है, कुछ कहते जब तक देखते रहोगे जब तक कुछ भी नहीं होगा। और इसी का दैट्स इशारा मी दैट्स मी
यानी कि यू हैव टू हैव प्योर इंटेंशन, नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग, यानी कि यू कवेटसनेस नहीं हो। इसका जो भगवत गीता में कहा गया ना, एक्शन विदाउट अटैचमेंट, you do what is your duty but without attaching yourself to the phal, you attach yourself to the eternal। वो बहुत जबरदस्त है, मतलब कि ये जो है ना कि वो कहने को वो जंग कर रहा है अर्जुन, उससे हो नहीं रही कि मैं कैसे, वो उधर भी मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं कैसे इनका खून बहाऊं। तो कह रहा है कि ये कृष्ण उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि हकीकत में ना ये जंग है ना कुछ है, ये सारा एक डिवाइन प्लान है। तो तुम्हारी जो नज़र है ना वो खुदा की तरफ होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो एनीवे दैट कई प्रिंसिपल्स इन स्टोरीज से आ जाते हैं, इसलिए शायद बच्चों को ये इन स्टोरीज की जगह ये आप कह लो स्पिरिचुअल रिफ्लेक्सेस पहुंचा दिए जाते थे कि ट्रूथफुलनेस, गुड इंटेंशन, यानी गुडनेस इन इटसेल्फ इज अ रिवॉर्ड वाली बात है, और उसके नतीजे में फिर जो उसके फल है वो उसके एफर्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये पॉइंट भी बार बार सामने आता है। तैमूर साहब, तैमूर साहब, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बुढ़िया, ये वाली जो आपने स्टोरी सुनाई है, मुझे लगता है इसका डिस्टॉर्टेड वर्जन जो है ना, वो आई थिंक सिंड्रेला की स्टोरी है। आई बिलीव सिंड्रेला इज अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ दिस। उसमें क्योंकि उसमें भी एक सौतेली माँ होती है और वो उसमें स्पिरिट के साथ कनेक्शन को उन्होंने कहा है जी कि वो जादूगर नहीं। अब जारी बात है वो जो मुआशरा डेकेडेंस का शिकार हुआ है, तो उन्होंने स्पिरिट को मैजिक से जैसे सिनोनिमस बना दिया है। तो मुझे लगता है ये सिंड्रेला इज अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ दिस स्टोरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, वो काफ़ी सिमिलर है बिल्कुल। वो शहजादा, सिंड्रेला, वेरी ब्यूटीफुल। वो भी डिस्टॉर्टेड भी शायद ना ही हो, उसको बस हमें उसको इस तरह आप लोग मतलब कि आपके इन सेंस इन स्टोरीज पे थोड़ा सा वो करना पड़ता है, मेडिटेट करें, सोचें तो वो खुल जाती हैं और फिर डिस्टॉर्शन भी नज़र आ जाती हैं। मगर ये एक बड़ा मज़ेदार एक फील्ड है ऑफ इंक्वायरी, विदाउट एनी डाउट वो तैमूर कि साहब मैं वो आप सॉरी, आपने वो जो बात की ना मुझे कि बच्चों को हम ये जो स्टोरीज बताते हैं तो इसके पीछे एक और मकसद होता है। तो लेकिन क्या इनका जो इनका जो राज है या इनकी जो गहराई है, ये पहले खुद जानना जरूरी नहीं है बच्चों को सुनाने से पहले? यानी कि अगर हम उनको इस नीयत से सुनाना चाहें कि उनकी एक अखलाकी तरबियत हो, बजाय सिर्फ इसलिए कि उनको बहलाने के लिए। क्योंकि जिस तरह आपने अभी जो वो कहानी सुनाई थी, जहाँ वो बुढ़िया लड़की को दुआ देती है कि जब तुम बात करो तुम्हारे मुंह से फूल झड़े। तो अगर हमें खुद इन चीजों के असल मैनी नहीं पता, तो हमारे वो फूल तो ही ना फिर झड़ेंगे, बस वो लफ्ज़ ही अदा हो रहे हैं, एक आवाज ही निकल रही है, उसमें कोई तासीर नहीं होने लगी। जो बच्चे तो क्योंकि वो पूरी तरह अब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि शायद वो फितरी तौर पे अल्फाजों के ऊपर कम जोर देते हैं, उसकी सिंबलिज्म के ऊपर वो डायरेक्टली खुद जाते हैं। जी जी। अब देखिए, बड़े ये बहुत ही आपका ज़बरदस्त सवाल है कि मैं भी इस पर सोचता हूँ। और यानी कि इसका इसका जो एक एस्पेक्ट है ना, जैसे गेनो ने कहीं पेश किया है, शेख अब्दुल वाहिद, ये भी सूफी शेख थे असल में, वैसे तो फ्रेंचमैन थे, कायरो में रहते थे। ये उन्होंने ये चीज़ों की ना इस सदी में ये तरह से कुंजियाँ हमें फराहम की हैं, और इन्हीं से इंस्पायर होकर फिर कुमार स्वामी ने इंडियन ट्रेडिशन पे बहुत ज़्यादा काम किया। वो तो बहुत ही बड़े स्कॉलर थे। यानी कि इसमें मुझे ऐसा लगता है इन बुज़ुर्गों ने ये समझाया है कि ये पुराने ज़माने के बुज़ुर्गों ने ये मैसेजेस कोड करके फोक कल्चर में छोड़ दिए। हुआ ये कि ज़ाहिर है सदियां सदियां गुजरने के बाद वो मीनिंग्स हम खो चुके हैं। तो मगर उसमें जो मीनिंग है, जो सिंबलिज्म है, वो तो इटर्नल है ना। इंसान की सिचुएशन तो नहीं चेंज हुई। सो दैट आई फाइंड इज अनदर ब्यूटिफुल सिचुएशन, क्योंकि ह्यूमन काइंड थॉट के ये दिस इज इम्पोर्टेंट। सो आई लुक एट दी स्टोरीज एज 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 अ मेमोरी
ऑफ ह्यूमैनिटी। क्योंकि जो कॉन्शियस प्लेन में क्या हो रहा था कि वक्फे वक्फे से रिलीजन्स आ रहे थे ना, इसी बात को रिलीजियस लैंग्वेज में और इंसान को उसकी हकीकत समझाने को। मगर मुझे लगता है कि ये स्टोरीज उससे भी एक एंशियंट दौर की हैं कि ये मतलब इसका मिस्ट्री है, बड़ी खूबसूरत सी एक सिचुएशन है। और फिर इन कुछ लोगों ने शायद ये ऐसा टाइम है क्या है कि लोगों ने फिर, और दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत से लोग मिडीवल टाइम में वगैरह में ये सिंबल समझते भी थे। और मॉडर्न पीरियड में फिर हम ये एक तरह से एक ये जो दो बुजुर्ग हैं कुमारस्वामी और रेनिगेनॉन शेख अब्दुल वाहिद, इन्होंने फिर से हमें वो एक तरह से नई चाबियां बना के दे दी कि भाई, क्योंकि वो तो ऐसा दौर था वो इस सब चीज़ को, और अभी भी वही दौर है कि इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट की, लोगों की, मतलब कि यहाँ तक कि मतलब कि सेंसलेस सॉर्ट ऑफ स्टोरीज, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये आजकल जैसे आपको पता ही कैसे कहते हैं कि भी इमेजिनेशनल स्टोरीज हैं, ये वो है। मगर एट द सेम टाइम मॉडर्न साइकोलॉजी ने भी ये बात अब तस्लीम कर ली है, और युंग वगैरह के टाइम से 50s से इस पर काफ़ी काम हुआ है मॉडर्न साइड पर भी। But obviously missing the third dimension, that's a separate thing. But there's a lot of material where stories have been analyzed with a view to being about ourselves, not about anything else. तो interesting. क्योंकि वो अच्छा जी, ये ख्याल मैं ये आ रहा था हाँ, कि वो जिस तरह तसव्वुफ और रूहानियत में जो इल्म और राज होते हैं वो सीना बसीना मुंतकिल होते हैं, और ये जो कहानियां हैं लेकिन वो तब ही होंगे कि जो एक सीने में होंगे तो वो दूसरे सीने तक मुंतकिल करेंगे। तो ये जो कहानियां बच्चों को सुनाते हैं, अगर ये इसकी सिंबलिज्म का हमें खुद शऊर नहीं तो हमारी जबान से किस तरह मुंतकिल हो सकती है दूसरे तक। तो आपसे मौजू से जरा हट के आपसे पूछना था, क्योंकि अभी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद बाद में याद ना रहे कि जो हमारी ट्रेडिशंस हैं और जिस तरह हम ये पूरा कोर्स कर रहे हैं, इस ट्रेडिशन में कोई ऐसा मटेरियल है बच्चों की तरबियत के लिहाज से, कि बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ अगर मटेरियल हो? नहीं भी है तो बनाना पड़ेगा ना। मेरा मतलब है आगाही सबसे अहम है। मटेरियल मुझे इतना तो नहीं पता, अभी मौजू भी नहीं है या वो तो इस मैंने पे। कहा कि मौजू से जरा हट के, लेकिन वैसे क्योंकि वो याद आ गया तो मैंने सोचा कि मैं नहीं, अभी पूछ मेरा लूं। अपना कोई इतना ज्यादा मौजू नहीं है, इसकी अहमियत तो बिल्कुल है, मगर ये किसी जिसको पता होगा उससे पूछेंगे। आप सादी की गुलिस्तान और बोस्तान पढ़िए, भरी पड़ी हैं हिकायतों से। देखिए ना, बुजुर्ग लोगों के पास आंसर होता है। मेहरबानी। तैमूर साहब, ये जो हमारी मुख्तलिफ दास्तानें जो हिंद के अंदर भी और दूसरे इलाकों के अंदर भी आम रही हैं, मतलब फेरी टेल से हट के, एसेंशियली वो भी एक एडवांस वर्जन ऑफ फेरी टेल्स ही होती हैं, दास्तानें होती हैं। क्या उनका रुख भी इसी जानिब रहा है बुनियादी तौर पे? मतलब हमारे यहाँ उर्दू में तो खैर ये मजलिस तरक्की अदब लाहौर वालों ने बहुत सारी इस पे किताबें भी छापी हैं, जो पढ़ना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। तो वो भी बहुत इस्तारे का इस्तेमाल उसमें बहुत ज्यादा है, अगर प्योरली मैं उसको अदबी नुक्ता नजर से देखूं, और उनके अंदर भी बड़े गहरे मानी छुपे होते हैं। कोई एक मिसाल दीजिए किसी दास्तान के, आपके जहन में कौन सी दास्तान आ रही है? मैं तो सर किताबों के हवाले से बात कर रहा हूँ सर। मतलब ये देखें, दास्तान अमीर हमजा खुद इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी वो है, उसके कई तहे हैं, अगर उसको आप कई लेयर्स में देख सकते हैं। फिर इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो किताबें जो छपी हुई हैं, जो इनसे जो यहाँ पे मजलिस तरक्की अदब की, जिसमें से वो मजहब इश्क है, किस्सा गुल बुकौली वगैरह का, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं कुछ उनकी किताबें जो मेरे जहन में कुछ आ रही हैं, सिर्द अफरोज वगैरह है। जी, कौन सी अभी आपने आखिर में क्या नाम लिया? सिर्द अफरोज। ये तो सिर्द बेसिकली अफरोज। यार दानिश का तर्जमा कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं ये। तो इस तरह मतलब ये फिर एक और बहुत जो मुझे मतलब बहुत पहले पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था, वो अभी खैर आपके इसकी वजह से याद आ रही थी, जामिउल हिकायत हिंदी,
ये एक उसमें छोटी छोटी कहानियां थी बहुत सारी। तो ये अगर आप उसकी उस पे जाएंगे, अगर आप उनसे मजलिस तरक्कियात लाहौर में उनका दफ्तर है, आपके इल्म में होगा, यहाँ अपना पीसी के पास जो वो पिछली साइड के ऊपर जो वो है। जी जी। तो उन्होंने तो बहुत सारी इस तरह की पुरानी दास्तानें उठा के उनके तर्जुमे करवा के ठीक है। उन्होंने पब्लिश किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी हमारे पास काफ़ी किताबें, मगर इसका मुझे नहीं पता था। हमारे साथी हम भी पहले लाते थे ज़्यादा, वो इदारा है वो जो है ना सकाफत इस्लामी से हम लोग जी ज़्यादा बुक्स लेते वो रहे। ये वाला दोनों, बल्कि वो 3 दफ्तर साथ साथ हैं, एक जी, ये दारुल सकाफत का जामे और फिर एक बालियात का एक दफ्तर भी वहां पर है। बिल्कुल सो बिल्कुल। वो एक पुरानी सी बिल्डिंग है, उसके अंदर है। बड़ा अच्छा कि आपने ये बताया स्टोरीज का, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोर्स है। इसमें बस जल्दी से मैं इसका मुकम्मल तो मैं जवाब नहीं दे सकता, मगर इसमें कई ऐसी दास्तानें हैं जहाँ पे कॉन्शियसली जो राइटर्स हैं ना मिडीवल, उन्होंने उनको इस्तेमाल किया है एज मेटाफर्स। ज़ाहिर है रिसेंटली तो ये सैफुल मलूक है जो कि बिल्कुल इस तरह इस्तेमाल हुई है। और एक और किताब है बाबा है उर्दू ने, इंटरेस्टिंगली उन्होंने क्वेटा से 1930s में, उस ज़माने में वहाँ रह रहे होंगे, वो बस उर्दू की खिदमत करते रहते थे। तो परहैप्स वन ऑफ द or maybe the first Urdu work is from the Deccan। वो दक्कनी उर्दू है, वजी मुल्ला वजी की, वो भी इसी नौयत की है। वो है किस्सा इश्क और दिल, या ऐसे वो बहुत ही लिटरल, उसमें सारे कैरेक्टर्स वो बता ही दिया है कि किस चीज़ का इस्तारा है। तो इस तरह के भी प्रोजेक्ट्स बिल्कुल हुए हैं। और ऐसे भी होंगे जो फिर जो दास्तान गो जो है वो जोड़ के, जैसे अलिफ लैला व लैला है, वो कोई कंटिन्यूस स्टोरी नहीं है, वो पुरानी स्टोरीज को जोड़ के उसमें मुख्तलिफ तरह का मटेरियल है। और वो ज़्यादा शायद एंटरटेनमेंट के करीब हैं, यूजिंग सम ऑफ द फोक मोटिव्स। बट जो प्योर फोक टेल जिसको कहते हैं, वो गैनोन ने ही कहीं कहा है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है ना, वो जो आवाम है, जो फोक है, वो पैसिवली कैरी कर रही होती हैं विदाउट। इस तरह हमारे अपने कल्चर में बहुत से ऐसे मोटिव्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ट्राइबल रग्स का मैंने आपसे जिक्र किया, वो भी इंसान की बहुत पुरानी मेमोरी है, बड़ी प्रोफाउंड मेमोरी है, जिसका माने अब खो चुका है, मगर वो चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी हैं जो अनकॉन्शियसली भी कैरी कर रहा होता है माशरा। और हम देखते हैं कि इसी माशरे में, इसी मटेरियल में से लेके कुछ लोग कॉन्शियसली उसको इस्तेमाल किया है। ये एक इंटरेस्टिंग पूरी अच्छा है कि हम मुख्तलिफ पहलू आपके सामने रख रहे हैं। और इससे मुख्तलिफ चीज़ें, ज़ाहिर डिटेल में तो नहीं इंसान जा सकता, मगर बहुत सी चीज़ें काम कर रही होती हैं। और जैसे वकार साहब ने कहा है कि हर चीज़ को वन हैज़ टू अप्लाई डिसर्नमेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको हम कैसे समझें। तो इजाज़त दो तो मैं इस स्टोरी को समराइज कर दूं। जी वकार साहब, इसको मैं समराइज जी कर जी, सकता प्लीज हूँ? प्लीज प्लीज सर, गो अहेड सर, सॉरी। नहीं। अच्छा, ये आप पढ़िएगा जिसने नहीं पढ़ी, मगर इसको मुझे समराइज ही करना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। ये भी वैसे बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, क्योंकि हमारे बचपन में ये किताबें आती थी रशियन, इस तरह चाइनीज़, उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा थी, मगर दे वर ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड फोक टेल्स, चाइनीज़ फोक। अब एक ज़बरदस्त थी विच वॉज ऑफ रशियन फोक टेल्स। तो हमारी जनरेशन में कई लोगों के पास वो होती है, और उस कलेक्शन का नाम ही फायरबर्ड एंड अदर फेरी टेल्स था। और उसके इतनी एंड दे, जब भी जो बात की बिलाल साहब ने कि और कौमें बहुत अहमियत देती हैं बच्चों की तालीम में, तो सम ऑफ द बेस्ट रशियन आर्टिस्ट वर एम्प्लॉयड बाय द सोवियट्स टू इलस्ट्रेट दीज। वो उन्होंने अपने एज हेरिटेज, रशियन हेरिटेज, वो तो बिल्कुल और एंगल से देख रहे थे, कल्चर कह लें जो भी, मगर हम तो वो उसकी जो इलस्ट्रेशन थी ना, वो भी हमेशा बच्चे को याद रहती हैं अगर वो अच्छी तरह से की हो। एंड फैसिनेशन एंड इमेजिनेशन भी खुलती है। एनीवे, इसमें स्टोरी ये है कि एक बादशाह था, ज़ार था, उसके 3 बेटे थे,
मगर उससे पहले उसका एक पैलेस था विच वॉज इन द मिडल ऑफ एन ऑर्चर्ड। ये भी मज़ेदार बात है। और उस ऑर्चर्ड में एक एप्पल ट्री था जिसमान सगेन, अब आपको समझ आ रही होगी, गोल्डन एप्पल्स थे और वो उसके, हाँ जी। फिर ये पता चला कि कोई ये चुरा रहा है या खा रहा है, तो बहुत नाराज़ हुआ। तो उसने फिर लोगों को कहा कि भाई तुम पता करो मेरे रात को कौन गोल्डन एप्पल्स खा जाता है, चुरा लेता है। तो वो उसके गार्ड्स को नहीं मिलते। फिर वो अपने बेटों को बुलाता है, बेटों से कहता है बारी बारी, पहला बेटा दूसरा बेटा, वो दोनों सो जाते हैं असल में, वो रात भर जाग ही नहीं पाते। सुबह झूठ बोल देते हैं, कहते हैं हम तो सारी रात जागे रहे मगर हमें तो कुछ नहीं मिला। फिर जो छोटा बेटा होता है, हु इज रियली द हीरो, वो इसको प्रॉपरली काम को करता है, और जब उसको नींद आती है तो वो औंस से अपने ड्यू वाटर से अपना मुंह धो लेता है, इस तरह जागा रहता है। जो हमारे पास वर्जन था उसमें ये था कि उस शायद अपनी उंगली पे कट भी लगा लेता है, ऐसा भी कुछ था। वो वो मैं आपको फिर भेजता हूँ, बल्कि उसमें वो 3 रातों का है कि वो कैसे जागे रहने की, पता नहीं फिर क्या करता है, नमक छिड़कता है कि भाई मुझे ऐसे याद है। सो ही मेक्स एन एफर्ट टू कीप अवेक। तो उसको फिर एकदम से रोशनी नज़र आती है, पूरा बाग रोशनी से भर जाता है, और फिर देखता है कि एप्पल ट्री पे सी मुर्ग या फायरबर्ड जो है वो आई हुई है, बहुत खूबसूरत, और लाइट उसमें से निकल रही है और वो एप्पल्स खा रही है। अब मैं इसको ज़रा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इसको, क्योंकि अब आपके लिए वो एक बैकग्राउंड हो चुका है। इधर मैं समझता हूँ कि जो बादशाह है ना, ही इज़ आर कह लो फितरत, ह्यूमैनिटी स्टैंड्स फॉर, एंड और उस या आर, जो मुझे गलत भी हो सकता है मगर इट इज़ द एंशंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सोल। फितरत ही है ना जो हमसे गुम गई है, इसलिए तो हमें दीन चाहिए होता है कि हमें दोबारा अपनी ओरिजिनल, दैट इज रियली द सोर्स, दैट्स द किंग। मगर और इसलिए उसमें ये स्पिरिट का पौधा है। ओवर टाइम हुआ ये है कि जो स्पिरिट और जो असल स्पिरिट है उसमें राब्ता टूट गया है। मगर वो जो असल स्पिरिट है वो तो है, वो किसी ना किसी तरह एहसास हमें दिलाती रहती है कि वो है। इसलिए वो जो फायरबर्ड है, जो कि स्पिरिचुअल सिंबल है, स्पिरिट का सिंबल है, उसका कनेक्शन गोल्डन एप्पल से है। फ्रॉम आवर वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू वो हमें चोरी लग रही है, मगर असल में वो एक ही प्रिंसिपल, एक तरह की लाइट की रे है ना, तो वो सोल के सेंटर में भी है, and that's the most precious part of the soul, but that can lead us vertically up. तो वो गोल्डन एप्पल्स, उसका ट्री का सिंबल भी आ गया, गोल्डन एप्पल का सिंबल भी आ गया। दोनों ये स्पिरिट ही के मुख्तलिफ सिंबल्स हैं कि एट द ह्यूमन लेवल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट, एंड देन द स्पिरिट के सारे लेवल्स हैं। तो वो जो ऊपर के लेवल्स हैं वो डिसकनेक्टेड नहीं है। अच्छा, तो ये जो सबसे स्पेशल सन होता है वो क्या करता है, वो फिर जाके पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसके हाथ में एक पर आ जाता है, तो वो खैर सुबह बादशाह को दिखाता है। अब उससे क्या होता है कि दिस इज लाइक अ टोकन ऑफ द स्पिरिट। ये तो जो प्योर पार्ट ऑफ द, जो नेचुरली जिसने हीरो बनना है, ही हैज एक्सेस टू इट। वो जो सिंपल वाला लड़का है वो उसको टोकन आ जाता है। उससे क्या होता है कि जो बादशाह है उसके दिल में फिर उस चिड़िया का, मैं देखता हूँ उसने कैसे, ये देख रहे हैं आप, Dear father, I cannot say I caught him, but I have found out who is eating our apples. The firebird. My dear children, I want you to saddle good horses and ride forth into the world to see whether you can find and bring back the firebird. अब उसमें वो नॉस्टैल्जिया जाग चुका है कि इंसान जो है वो सिर्फ इस सतह पे नहीं है, उसकी आगे भी उसके हिस्से हैं जो नेचुरल सूरत हाल ये होती है कि सारी तय जो है वो अलाइव हों और कनेक्टेड हों, फिर जो है ना एवर आफ्टर की सिचुएशन होती है। अभी ये कट ऑफ का एक सूरत, दिस इज रियली द स्टार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी टू गो
in search of the spirit of the firebird. क्योंकि ये ज़रा elaborate story है, इसमें हमें फिर 3 symbols of the spirit मिलेंगे. पहले firebird, फिर horse और उससे ऊपर वो हेलन, बिलाल साहब. तो ये तीनों लड़के निकलते हैं, तो घूमते रहते हैं. जाहिर है इस दुनिया में तो स्पिरिट मिल नहीं सकती. इसके इतने खूबसूरत सिंबल्स हैं कि वो आपने भी पढ़ी होंगी. वो जो अंग्रेजी में तो इतनी खूबसूरत तरीके से वो इलस्ट्रेट करते हुए भूलती नहीं है कि वो एक बंदा इसके इस्तारे इस तरह के हैं कि वो आयरन बूट्स पहन के जाता है कि जब तक वो घिस जाएंगे फिर वो अपने मकसद तक पहुंचेगा. एक बंदे को वो लगा देते हैं कि जितने भी ग्रेन ऑफ सैंड है ऑन द सी शोर वो तुमने गिनने, यानी कि इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क. देयरफॉर यू नीड ग्रेस. मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें तरह से टेल्स में ही आता है. एनीवे दे ढूंढ के फाइनली एक पिलर तक पहुंचते हैं. ये लड़का इवान जो है, तो उसने कहा whoever goes from this pillar on the road straight before him will be cold and hungry. यानी कि this is like not a bad road. अब मैं आपको पहले से बता देता हूँ, this is a horizontal road. आप बुराई में तो नहीं पड़े, मगर it really doesn't give you anything because you don't lose anything here. Whosoever goes to the right side will be safe and sound, but his horse will be killed. मगर right से हमें पता चलता है कि this is the right direction in this case, but there is a sacrifice involved. And whoever goes to the left side, यानी कि वो गलत रास्ते पे जाता है, तो खुद भी मर जाएगा और घोड़ा भी मर जाएगा. इससे मुझे ये लेसन समझ में आया. आज सुबह मैं पढ़ रहा था दोबारा, तो वो कहता है मैं राइट चला जाता हूँ क्योंकि घोड़ा तो मर जाएगा मगर मैं तो ठीक रहूँगा और एक और घोड़ा भी आ सकता है. तो फिर वो चलता जाता है. अब ये एंट्री हो रही है मुर्शिद की या स्पिरिट के वो एस्पेक्ट की जो गाइड करता है. ग्रे वुल्फ, ये फॉक्स नहीं है, वुल्फ है. इसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं भाई. तो वो कहता है कहाँ जा रहे हो वगैरह, तुमने पढ़ा नहीं कि इधर आओगे तो घोड़ा मर जाएगा, तो वो घोड़े को खा जाता है. वो बड़ा अफसरदा होता है मगर और वुल्फ गायब हो जाता है. यानी कि नाउ द सैक्रिफाइसेस हैपेंड. जैसे जैक से वो भैंस ले ली थी, वो भी मुर्शिद ही था, बाबा जो था. तो यहाँ घोड़ा ख़त्म, ये चलता जाता है तो वो पीछे से फिर आ जाता है. फिर वो कहता है आई एम सॉरी, ही इज टेस्टेड हिम. तो बताता है मैं फायरबर्ड लेने जा रहा हूँ. तो कहता तुम ये इस तरह के घोड़े के साथ भी चलते रहोगे कभी भी नहीं मिलेगी, ये इस तरह नहीं मिल सकती फायरबर्ड, क्योंकि मैंने तुम्हारा घोड़ा खाया था, यानी कि तुमने एक सैक्रिफाइस किया है, तो मैं तुम्हारा अब तुम्हें आई विल सर्व यू, तो तुम मेरे कब ऊपर चढ़ जाओ. तो वो फिर उसकी कमर पर पीठ पर बैठ कर चलने लगता है. और ये बहुत ज़बरदस्त एक एस्पेक्ट है. ये इस स्टोरी में इतना एलैबोरेट नहीं किया, मगर इट शोज जर्नी which takes place at great speed over valleys and over mountains and over lakes. ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इस्तारा है, मतलब है ये भी मानी रखता है कि जब आप मुर्शिद होता है और वो जो उसकी मदद से आप चीज़ करते हैं, या जब स्पिरिचुअल जो आपके पास कह लो इनिशिएशन इसका मतलब है, then you cover a journey which is really not possible because we are so far away from our true nature कि हम 1000 जिंदगियां भी लगे रहे तो अब वापस नहीं पहुंच सकते. इसीलिए दीन आता है, इसलिए हमें अल्लाह ताला अपना कलाम देता है. उसमें वो पावर है कि ये जो हज़ारों वैलीज हैं ये हम मिराकुलसली पार कर सकते हैं. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिएशन. तो खैर वो उसको लेके चलता है और कहाँ पहुँचते हैं, वो एक फोर्ट्रेस पे पहुँचते हैं. और वो मगर काम इसको खुद करना पड़ता है. क्या वो उसको सिखा देता है, सारा कुछ तसल्ली देता है. ही नीड्स फेयरलेसनेस. कहता है एवरीबडी विल बी स्लीपिंग, तुम चले जाओ. और वहाँ एक गोल्डन के और एटिक में, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द fortress there will be an attic, and inside the attic there will be a golden cage, and inside the cage will be the firebird. But you take out the bird without touching the cage.
टेस्ट, हाँ, ये 3 का मकसद एक ये भी होता है कि वो टेस्ट भी होते हैं। तो ऊपर जाता है जो भी वो फायरबर्ड निकालता है, मगर उसका ना लालच आ जाती है कि ये इतना खूबसूरत मैं केज छोड़ जाऊँ, केज में ही ये खूबसूरत लगेगी। द मोमेंट ही टचेस द केज तो वो अलार्म बन जाता है और सारे वो गार्ड उठ जाते हैं और इसको पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर देते हैं। वो इससे बड़ा नाराज होता है। वो पहले तो पूछता, भाई तुम कौन हो, तुम चोरी कर रहे हो? तो वो सॉरी कहता है ये था कि मैं चोरी तो कर रहा हूँ, बल्कि नहीं, हिम्मत से बात करते कि तुम्हारी चिड़िया ने हमारे सेब खाए थे। तो कहता तुम वैसे ही आके मुझसे कह देते तो मैं आपके वालिद के एहतराम में आपको वैसे ही दे देता। अब बेसिकली ये 3 लेवल्स की बात हो रही है। ईच लेवल इज एनालगस टू द अदर। तो एनीवे, तो वो उसको एक और टास्क दे देता है। इन स्टोरीज में हमेशा ये भी होता है ना कि फिर आपको एक और चीज़ करनी है, स्पेशली रशियन टेल्स में ये वाला मॉडल बहुत ज़बरदस्त है। तो उसने कहा एक और बादशाह है जिसके पास एक घोड़ा है, जिसके जो मेन है वो गोल्डन है, वो तुम मुझे ले आओ तो मैं तुम्हें केज भी दे दूंगा और फायरबर्ड भी दे दूंगा। ये पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। तो वो बड़ा ही परेशान होता है कि अब मैं ये कैसे करूँगा। वुल्फ को बताता है, उसने कहा मैंने तुम्हें कहा था, तुमने ये क्यों किया? तो वो कहता है मुझे माफ़ कर दो। कहता है इट इज़ ईजी इनफ टू आस्क फॉरगिवनेस। मगर आप देखें अल्लाह ताला भी जो है ना वो इंसान। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। मेरे एक बुज़ुर्ग से मैंने डायरेक्टली सुनी। उन्होंने कहा ये प्रिंसिपल है ना कायनात का, इसमें उतार चढ़ाव होता है। उन्होंने कहा लोग समझते हैं कि जो रूहानी रास्ता है वो ऐसे है, ये ऐसे ना असेंडिंग स्लोप है। कहते हैं ऐसे नहीं है, ऐसे है, स्लोप है उसमें, मगर ये डिप्स और ये गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में। ये बड़ी एक जो रिदम है ना चीज़ों की, ये ज़ाहिर है ये उसकी तरफ इशारा है। तो खैर वो कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुमने सॉरी कह दिया है तो बस ठीक है। आगे जाते हैं, आगे वही होता है, कहता है इस तरह जाना, सब सो रहे होंगे वगैरह वगैरह। और वहाँ जाता है, वहाँ पे भी वो घोड़ा होता है, मगर उसकी जो ब्राइडल होती है वो भी वहाँ टंगी होती है, वो भी सोने की होती है और उस पर स्टार्टेड विथ प्रेशियस स्टोन्स। तो यहाँ भी यही होता है, इसको लालच आ जाती है। वो फिर उस घोड़े को तो ले लेता है, कहता है इस पर कितनी अच्छी लगेगी, हाथ लगाता है, ही अगेन फेल्स और फिर पकड़ा जाता है। फिर उसको डांट पड़ती है अगले बादशाह से। तो कहता है अब ये मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम अब जो हो एक और बादशाह है उसकी बेटी हेलन को तुम मेरे लिए लेके आओ, मैं उससे शादी करूंगा, फिर मैं तुम्हें घोड़ा भी दे दूंगा, ब्राइडल भी दे दूंगा। अब और परेशान होता है क्योंकि अब टेस्ट मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। फिर वो वुल्फ कहता है मैं तुम्हें कहा था नहीं छूना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। कहता है nevertheless forgive me ग्रे वुल्फ। कहता है इट इज ऑल वेरी वेल सेइंग forgive, all right then get on my back। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अगर इंसान चाहे पहाड़ों जितने गुना भी ले आए, पूरी दुनिया जितने गुना भी ले आए, अगर वो मुझसे माफ़ी मांगे मैं माफ़ कर दूंगा। तो ये भी जो मिरेकल है ना, एंड लिमिटलेसनेस ऑफ गॉड्स मर्सी, दैट इज व्हाट वर्क्स मिस्टीरियसली। तो फिर खैर आगे जाते हैं, अगला फोर्ट आता है, वो इसी तरह होता है। अब इधर वो वुल्फ कहता भाई ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये मैं खुद लेके आऊँगा। तो उसको कहता तुम यहाँ रुको। वो जाता है, वो अपने आप को तब्दील कर लेता। आई एम गोइंग टू गो माई सेल्फ, क्या होता है, हाँ ग्रे वुल्फ हाँ वो छुप के जाता है और वो अपने बाग में घूम रही होती है, ज़रा सा पीछे होती है तो उसे पकड़ लेता है और अपने साथ अपने को उस पर बैठ के बिठा के ले आता है। तो यानी कि वो वुल्फ खुद ले आता है प्रिंसेस को। उस जो इसकी मुख्तलिफ वर्जन है उसमें है कि फिर अलार्म हो जाता है, फिर ये होता है, फिर ये भागते हैं, बड़ा ज़बरदस्त एडवेंचर है। तो दोनों में उसको भी पीछे बिठा लेता है और फिर वो भागते हैं। तो फिर जहाँ जिसने कहा था कि प्रिंसेस को लेके आना, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो फिर प्रिंस जो है वो सैड हो जाता है। वो कहता है भाई क्यों हो जाते हो? उसने कहा कि मैं
Have I not good reason to be Grey Wolf? How can I part with this beautiful princess? How can I exchange her for a horse? I will see to it that you are not parted from her. We will hide her somewhere, and then I will turn myself into the beautiful princess Helen, and you can lead me to the Tsar. ऐसे ही होता है कि वो वुल्फ प्रिंसेस का रूप धार लेता है, और वो बड़ी मजेदार स्टोरी है, और वो उसको घोड़ा शोड़ा दे देते हैं और ये आ जाता है। तो जब रात को वो बादशाह जाता है प्रिंसेस के पास तो पता चलता है तो वुल्फ है, तो वो डर के मारे अलग भाग जाता है और वुल्फ आ जाता है। तो ये बेसिकली इसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसका ये पूरा साइकिल हो जाता है। इसको ये तीनों स्टेप्स करके सबको इंटीग्रेट करके वापस आता है। समझ लें उस दुनिया से इस दुनिया में। क्योंकि ये सारी जो असल दूसरा पॉइंट ये है, वो जो आप आगे आर्टिकल पढ़ेंगे कुमार स्वामी का, ख्वाजा खिजर वाला, कि ये सारी जो स्टोरी हो रही है ना, इट इज हैपनिंग इनसाइड आवर ओन सोल्स। दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डार्क फॉरेस्ट। इन स्टोरीज में अक्सर होता है वो जैसे कि वो डार्क फॉरेस्ट में जाती है, चाहे वो रेड राइडिंग हुड हो या जो भी। अच्छा, तो ये सब हो जाता है, ये हो गया। फिर जब वापस आ रहे होते हैं तो वो फिर आराम, वो फिर वुल्फ कहता है कि ठीक है अब हम खुदाफिज करते हैं। तो खुदाफिज करता है बड़ा उस तरह से। तो वो कहता है कि अभी ऐसा आखिर फाइनल गुड बाय नहीं है, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ये एक हिंट दे के वुल्फ चला जाता है। तो वापस जा रहे होते हैं आराम करने के लिए, लेटते हैं, मतलब कि अब बड़े रिलैक्स्ड हैं, नदी से पानी पीते हैं, ये वो। तो जब सो रहे होते हैं तो इत्तेफाक से उसके दोनों भाई गुजर रहे होते हैं। वो जब देखते हैं कि जी सोने की चिड़िया है, सोने का घोड़ा है और इतनी खूबसूरत लड़की है, तो वो अपने भाई को कत्ल कर देते हैं और इन तीनों चीज़ों को कब लेके अपने बाप के पास चले जाते हैं कि हम सारी ये सब चीज़ें हमने ना नहीं बल्कि अभी नहीं, वो चुरा लेते हैं, इसको मार देते हैं। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूँ। हाँ, अब ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो एक पॉइंट से आगे नहीं आता, यानी कि वो सारा जो है वो सोल के रेल्म में हो रहा है और हायर रेल्म्स में हो रहा है, तो इस दुनिया की बात है ही नहीं। इसलिए ये हमें ये बता रहा है, नाउ आई मस्ट से गुड बाय, आई कैन नॉट कम एनी फर्दर, डू नॉट बिड गुड बाय फॉर एवर टू मी, आई शैल येट बी ऑफ सर्विस टू यू। यानी कि ही नाउ, अब ये असल में बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी के ये हर चीज़ सिंबल है एक लेवल का। अल्टीमेट अब लेवल आने वाला है कि वेयर द ओल्ड सोल हैज़ टू डाई, ये फना का मकाम आने वाला है। जब वो फना का मकाम आता है तो फिर हर चीज़ फिर इंटीग्रेट हो जाती है, क्योंकि उसके बाद बका का मकाम जो है वो फिर हैप्पीली एवर आफ्टर का है। तो मैंने आपको कहा भाई जो है उसको कत्ल कर देते हैं, ये उधर आ गए, और हाँ बिल्कुल आखिरी पेज पे पहुंच जाएंगे हम। वो उसको डांट के कहते तुमने किसी को बताना नहीं है। They left Prince Ivan lying dead with the crows already gathering above him. But suddenly the grey wolf ran up and caught one crow with its young chick. Crow, you must fly away and bring back to me some sparkling water. इसमें बेहतर ट्रांसलेशन में है कि living water and some still water. यानी कि ये बहुत ही खूबसूरत है। एक का आप समझ ले ताल्लुक स्पिरिट से, एक का क्रिएटेड एस्पेक्ट से है। द वुल्फ टोल्ड द क्रो, ये कौवे का भी सिंबल बड़ा यूनिवर्सल है। इफ यू ब्रिंग बैक द 2 sorts ऑफ वाटर आई विल लेट यू योर यंग वन गो। या एल्केमिकल सिंबलिज्म भी प्रॉब्ली आ रहा है। द क्रो agreed and flew off while the wolf washed over the chick. In due time the crow flew back with both the sparkling and the still water. Then the wolf sprinkled Ivan's wound with the still water. अब ये बेसिकली जो क्रिएटेड एस्पेक्ट है, ये स्टिल वाटर उसकी तरफ, उसका जो प्रिंसिपल है उसको क्विंटेसेंस भी कहते हैं। ये अल्केमी में सारी चीज़ें वैसे आती हैं। तो जो बॉडी है वो उससे हील हो जाती है। जो प्रिंसिपल है क्रिएटेड फिजिकल मैनिफेस्टेशन का, उससे मैनिफेस्टेशन को आप ठीक कर लेते हैं।
और जो लिविंग वाटर है दैट परटेन्स टू द स्पिरिट, देयरफॉर जिंदगी वापस आ जाती है कि इंसान मिट्टी और रूह का है ना मरकब। तो ये दोनों पॉइंट्स, इधर ये उस तरफ इशारा है, वो फिर उठता है वगैरह। बट फॉर मी कहते हैं वैसे, बट फॉर मी यू वुड नेवर हैव अवेकन्ड, योर ओन ब्रदर्स किल्ड यू एंड कैरिड ऑफ ऑल यू हैड गेन्ड, नाउ गेट ऑन माई बैक क्विक। फिर they catch up with the brothers and the wolf tears apart the brothers. That is the old, the negative aspect, the lukewarm aspect, जो बुरी तो नहीं थी मगर वो अपने से बियॉन्ड नहीं जा सकती थी, कोल्ड एंड हंग्री पाथ वाली, और एक नेगेटिव एस्पेक्ट, वो दोनों खत्म, इनाइलेट कर देता है। और द ओल्ड पर्सन हैड ऑल्सो डाइड। नाउ ये बहुत खूबसूरत एक इस्तारा है, इसको कहते हैं ना, इसको बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी खूबसूरत तरह से कहा हुआ है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन वेयर ऑल द थ्री लेवल्स आर देन यूनाइटेड। इसलिए कहा जाता है जो बुजुर्ग होते हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस में भी नूरानियत होती है। आपने बहुत पढ़ा होगा कि वो स्पिरिट बॉडी साइकी इंटरपेनिट्रेट कर जाती है। बड़े वाकयात हैं बुजुर्गों कैसे। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया ना जी, बस दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इसके बाद वो ही हैड, उसने सब कुछ उसको मिल गया, ठीक हो गया ना। उसका बाप भी बड़ा खुश था, और फिर ग्रे वुल्फ होता ही है कि फिर वो उसको फाइनल गुड बाय भी कह देता है। प्रिंस इवान बाउड एंड थैंक्ड द ग्रे वुल्फ वंस मोर एंड सेड गुड बाय टू इट फॉरएवर, बिकॉज नाउ ही डजंट नीड इट, बिकॉज ही इज बीन रीबॉर्न, ही इज नाउ सॉर्ट ऑफ बका के मकाम पे इंसान, यानी कि इंसान पूरा हो गया और अब ही has drunk of the water of life, can you know, and all the aspects. The Tsar mourned the loss of his two sons, but ये तो एक स्टोरी को लॉजिकली खत्म करने के लिए ना, but he was soon comforted by the wedding of Prince Ivan and the beautiful Princess Helen, and they lived happily ever after. अब मुझे शायद इतना एक्सप्लेन करने की शायद हो ही गया एक्सप्लेन, इस पे आप आराम से खुद पढ़ें। और आई एम होपफुल कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ मतलब आप तक पहुँच गई है ना, कि हाउ दिस इज अ सिंबल ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ एंड इट्स स्टेजेस, ये है बात, एंड दिस इज रियली अ जर्नी विद इन द सोल। सर ये नहीं, पढ़ते हुए माशाल्लाह मैं बहुत यही खूबसूरत सोच रही कलाम। थी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और किस लिए आप चाह रहे हैं कि ये पढ़ा जाए। एक बात जो आखिर में वो बार-बार फिर गलती करता है, फिर माफ़ी माँगता है, फिर गलती करता है, उस पे एक इंसान की ग्रोथ नज़र आ रही है स्पिरिचुअल, जहाँ पे आप अब हमें ले गए हैं। और वाक़ई वहाँ पर जाके फिर किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं रहती। मुझे लगता है ना हेलन चाहिए, ना बर्ड चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद उस मकाम पे पहुँच जाते हैं। तो शायद कोई ऐसी कैफ़ियत जो है वो एंडिंग को चेंज कर सकती है स्टोरी। ये तो आपने जो कहा ना, ये इजमाली सिंथेटिक तो बात सही है, मगर मैं आपकी तरह, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम हमारे पास इतना ही था, मगर जो मेरे ख्याल से इसकी रिचनेस में इजाफा होगा वो ये है कि जो बर्ड है वो भी सिंबल है। ये आपको जो है ना, ये जो लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स वाले आर्टिकल का एक मैं पीस पढ़ता हूँ, इतना खूबसूरत है। ये इस औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साफ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रन फ़त्तालियाति ज़िक्रन। ये ज़बरदस्त, ये वो जो सूरा है, साफ़ात है सूरा का नाम कुरान शरीफ की। एंड दोज रेंज्ड इन रैंक्स। तो तफसीर में हजूर पाक ने बताया कि ये एंजल्स की बात हो रही है। बाय दोज रेंज्ड इन रैंक्स, एंड सेकेंड लाइन है एंड हु ड्राइव अवे रिपल्सिंग, एंड थर्ड लाइन है एंड हु रिसाइट द इन्वोकेशन। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं पढ़ना चाहूँगा, या आपसे इधर ही दिखा देता हूँ, रुक जाए, बहुत आला है। शेयर नहीं हुआ अभी। हाँ जी, नजर आ रहा है जी, जी, नजर आ स्क्रीन रहा है। नजर आ रहा है।
ये मैंने अभी पढ़ा, वस्साफ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रन फ़त्तालियाति ज़िक्रन। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, बस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर नाउ। ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स आती है वेरियस स्टोरीज में, ये बेसिकली लैंग्वेज ऑफ द, ये हायर डिग्रीज की बात हो रही है, एंजल्स की बात हो रही है। तो ये मैं जल्दी से कह के, आप पढ़िएगा, ये मैं अभी सिर्फ ये शेयर करना चाह रहा हूँ। इन द कुरानिक text given above, the term as-safati is taken as meaning literally the birds, but as denoting symbolically the angels. And thus the first verse signifies the constitution of the celestial or spiritual hierarchies. The second verse expresses the fight of the angels against the demons, the celestial powers against the infernal powers. ये basically ऐसे 3 levels बता रहे हैं, highest, उसके बाद उसके बाद, यानी कि जो स्पिरिचुअल रेल्म है उसमें भी आप ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। ये होगी इन द हिंदू डीमंस का मतलब जो ये जिन और शयातीन हैं, उनसे एंजल्स का जो एस्पेक्ट है ओवरकम करने का, ये हर ट्रेडिशन में है। इन द हिंदू ट्रेडिशन दिस इज द स्ट्रगल ऑफ द देवास against the Ashuras, and also according to symbolism which comes very close to the symbolism of our theme, the combat of Garud, ye bird as against the Nag serpent, which is moreover none other than the above mentioned serpent or dragon. The Garud is the eagle, and elsewhere it is replaced by other birds. Finally, in the third verse, the angels are said to be reciting the zikr, which is generally interpreted as meaning here the Quran, not the Quran that is expressed in human language, needless to say, but its eternal prototype inscribed on the guarded tablet, which like, ये आप खुद ही वैसे पढ़िएगा, यानी कि which like Jacob's ladder extends from the heavens to the earth and therefore throughout all the degrees of universal existence. यानी कि beyond time and space जो God's words हैं वो तो divine है ना. Likewise it is said in the Hindu tradition that the Devas in their fight against the Ashurs protect themselves by the recitation of the hymns of the Veda. Veda भी उनकी किताब है. And that it is for this reason that the hymns received the name of Chand, a word which denotes rhythm. The same idea is contained in the word zikr, which in Islamic esotericism is used for rhythmic formulas that correspond exactly to Hindu mantras. The repetition of these formulas aim at producing a harmonization of the different elements of the being and at causing vibrations which by their repercussions throughout the immense hierarchy of states are capable of opening up a communication with the higher states, which in a general way is the essential and primordial purpose of all rites. ये बहुत ही खूबसूरत जुमला था, थोड़ा सा हमारे पॉइंट से हट के है, मगर इधर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 3 थे ना, फायरबर्ड, हॉर्स एंड प्रिंसेस, ये भी मानी खेज होंगे। इस पे ज़ाहिर है जितनी हमारी स्टडी होगी सिंबल्स की हमें समझ जाएंगे, मैं उस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करता, मगर यानी कि ये जो स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स हैं ना, ये उनके सिंबल्स हैं। गो के वो कहा जाता है कि वो तो इनन्यूमरेबल स्टेजेस हैं, जिसकी एक मिसाल वो 7 आसमानों की है जो मेराज में हुजूर गए, यानी उसमें भी एक कहना चाह रहा हूँ एक लेवल्स की बात भी आती है ना सारी बहस में। अल्टीमेटली तैमूर साहब एक जहन में मेरे बात आ रही थी, वो ये कि सॉरी ये पीछे आवाज आ रही है, आई एम सॉरी, वो पीछे बच्चे शोर मचा रहे हैं, मैं उनको बड़ी बार कहा लेकिन वो बार आपको पता ही है बच्चों का तो बार वो मेरे जहन में बात ये आ रही थी कि ये जो लेवल्स की बात हो रही है, जैसे अगर हम रेने के के सिंबलिज्म की बात करें तो पहले तो एक आपकी जर्नी होती है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है कि यू आर इन द सेम स्टेट ऑफ या लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, और आपने उस लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस के सेंटर तक पहुंचना है सो दैट यू कैन गेट यूनाइटेड विद द वर्ल्ड एक्सिस, जिसको गेनो सिरात मुस्तकीम भी कहते हैं। तो ये जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस उस हॉरिजॉन्टल जर्नी की हैं जब आपने उस लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस के सेंटर तक पहुंचना है, कि नहीं जब सेंटर तक पहुंच गए, जब आप वर्ल्ड एक्सिस का हिस्सा बन गए, फिर आपने जब वर्टिकली मूव करना है, तो ये वर्टिकल मूवमेंट के लेवल्स की बात है। ये जो सिंबल्स की
आपने बात की है, ये जो स्टेजेस हैं, ये वर्टिकल मूवमेंट में जो स्टेजेस हैं वो हैं, ना कि ये सेंटर तक, उस लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस के सेंटर तक पहुंचने के लिए जो आपने ट्रेवल किया उसमें ये स्टेजेस हैं। तो जी ये जो हमारी फायरबर्ड की स्टोरी है ना, इसमें सारा कुछ है। बस अगर हम म्यूट कर लेना तो शोर हमारा, इसमें सारे स्टेजेस हैं। इसमें जो फर्स्ट है, जब वो इस दुनिया में निकलता है, वो फर्स्ट स्टेज वो प्योरिफिकेशन की स्टेज कहलाती है, क्योंकि जब तक इंसान प्योरीफाई नहीं होगा वो वर्टिकल सेंटर तक ही नहीं पहुंच सकता। तो सेंटर पे पहुंच जाने की जो निशानी है वो है जब उसका घोड़ा मरता है। दैट इज ही हैज टू शेड द ओल्ड सेल्फ। वो जब एक यानी ये हॉरिजॉन्टल प्योरिफिकेशन जब उसकी सोल की तज़किया हो जाता है, तो फिर वो इस काबिल होता है कि उसको एक सेलेस्टियल गाइड मिले जो वुल्फ है, जो उसको आगे रूहानी जर्नी, वर्टिकल जर्नी शुरू होती है। फिर उसके सिंबॉलिकली 3 रियली सिंबलाइजेस ऑल द स्टेजेस। इसको खोलते जाएं, 3 से अगला जो नंबर इसी स्टेजेस के लिए आता है वो 7 आता है। वो हरक्यूलिस के जो 7 जो बड़ी बड़ी टेल्स हैं उसमें उसको और डिटेल में जाते हैं, तो वो 7 उसको अबूर करने होते हैं एस्पेक्ट्स, या गेन करना होता है स्टेप बाय स्टेप, इसलिए सीढ़ी का सिंबल भी है ना। तो ये था आपके सवाल का जवाब कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इसमें आ गए। तो जब ये जो हम जब एनिहिलेशन या फना वाली स्टेज जब आती है, आई बिलीव फना आई थिंक वो वाली स्टेज है कि जब आप उस लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस के सेंटर तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद शायद फिर आपकी वर्टिकल जर्नी शुरू होती है, इफ आई एम करेक्ट। अच्छा, ठीक है। बहुत आपका सवाल ऐसे तो बड़ा अच्छा है, मगर टाइम खत्म हो गया। इसमें इसको ये बुजुर्गों ने बड़ा खूबसूरती से लिखा है, द फर्स्ट स्टेज टू अटेन इज ह्यूमन परफेक्शन, द वे एडम, यानी कि ह्यूमन परफेक्शन। क्योंकि हम ह्यूमन परफेक्शन से भी इतने दूर हैं कि मतलब इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, रूहानी तौर पर देखें तो। वो जो सोल की जो स्टेट है उसमें हर चीज़ ना गड़बड़ हुई हुई है, उसको अपनी अपनी जगह पे लाना जो है, तो वो फिर नेचुरली ऐसी कहते हैं होती है कि फिर वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल असेंट के लिए तैयार हो जाती है। तो ये जो पहला घोड़े का मरना है वो उसकी तरफ इशारा है कि वो ओल्ड पर्सन एट द हॉरिजॉन्टल, एट द ह्यूमन लेवल ऑल्सो यू हैव टू बी परफेक्ट टू बी एबल टू गो बियॉन्ड द ह्यूमन स्टेट। और वो जो अल्टीमेट फन है वो तो बहुत एडवांस स्टेज है ना, इसलिए जब वो सारी रूहानी मंजिलें तय भी कर लेता है फिर भी वो भी उसको हासिल नहीं हुई होती, वो उसको आखिर में हासिल होती है जब वो फिर सारा कुछ इंटीग्रेट हो जाता है। और यहाँ तक कि वो जो है ना, जैक ने ना वो बीन स्टॉक काट दिया है, यानी कि अब वुल्फ वापस नहीं आएगा, बिकॉज नाउ ही हैज एवरीथिंग इन हिमसेल्फ। Heaven and earth have been joined, but for that the price is that he has to die, and then be brought life again. अच्छा, इसका मतलब है तैमूर साहब कि अगर हम गेनो की टर्मिनोलॉजी में बात, अगर हम गेनो की फर्स्ट फना में वो अपना ये फर्स्ट स्टेज कहलाती है। बहुत इसके एग्जांपल्स हैं कि एक किसी न किसी शक्ल में सैक्रिफाइस दिखाई जाती है ऑफ द ओल्ड सेल्फ at the human level, which has to be left, and but to gain the spiritual totality वो बहुत आगे की बात है। वो जैसे आपने देखा वो एंड में ही उसको आती है। अच्छा तैमूर साहब, इसका मतलब जी, इसका मतलब कि अगर हम गेनो के टर्मिनोलॉजी में बात करें, वो जब ये कहते हैं कि जो ह्यूमन इंडिविजुअलिटी की स्टेट है, स्टेट ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअलिटी, जब हम उसके सेंटर पे पहुंच गए, जिसको कहते हैं रिगेनिंग योर प्रीमोडियल नेचर या एडेनिक स्टेट, तो ये जब गेनो ये कहते हैं कि यू रीगेन योर प्रीमोडियल नेचर, उसको फिर हम फना नहीं कह रहे, स्पिरिचुअल एनिहिलेशन नहीं कह रहे, वो सिर्फ ह्यूमन एलिमेंट्स की जिसे कहते हैं री इंटीग्रेशन है, ह्यूमन परफेक्शन। ठीक हो गया। अब इसका मतलब कि जो फना बका की स्टेजेस हैं, ये वर्टिकल जर्नी में आगे जाके स्टेजेस आएंगी। बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट द वर्टिकल जर्नी, व्हेन यू आर मूविंग अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस, मतलब गेनो की जो सिंबलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में मतलब मैं बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं जस्ट टू क्लैरिफाई टर्मिनोलॉजी के क्लैरिफिकेशन के लिए बेसिकली मैं डिस्कशन करना चाह रहा था कि क्योंकि मैंने कुछ बुक्स के अंदर ये मुझे इंप्रेशन मिला था कि वो ये जो जैसे
चाइनीज ट्रेडिशन में भी वो दो स्टेजेस बताते हैं। एक को वो कहते हैं कि फर्स्ट यू बिकम अ ट्रू मैन, देन यू बिकम अ ट्रांसेंडेंट मैन। तो वो कुछ किताबों में मैंने देखा था कि वो ट्रू मैन की स्टेज को सूफीज्म की एनिहिलेशन या फना से के साथ कोरिस्पोंडेंस एस्टेब्लिश कर रहे थे, और ट्रांसेंडेंट को वो बका के साथ एस्टेब्लिश कर रहे थे। मैंने एक दो बुक्स के अंदर ये देखा है। तो मैं, और वो ट्रू मैन को वो कह रहे थे कि ये वो है कि जब आप ह्यूमन इंडिविजुअलिटी के सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तो शायद फिर वो कोरिस्पोंडेंस शायद सही एस्टेब्लिश नहीं कर रहे। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली बात कर रहा था। बस ये है कि ये जो है ना, दो लेवल्स, इनको लेसर मिस्ट्रीज एंड ग्रेटर मिस्ट्रीज भी कहा गया कि इंसान में ये दो चीज़ें हैं। ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। पूरा एक अलग पूरा मौजू है कि एक है इंसान में सोल है, which is perfectible and has to be perfect to enter paradise, and then there is the eternal essence of the person, which is its spirit. तो इसलिए दो जन्नतों का जिक्र है ना, कि एक ब्लेसेड सोल्स की है विच इज मेंट फॉर द परफेक्ट सोल्स, और मगर हर शख्स में स्पिरिट भी है। तो उसके लिए जो जन्नत है वो जो नहीं है, इर्जी एंटर दाओ माय पैराडाइज, उसमें गॉड हिमसेल्फ इज द अल्टीमेट जन्नत, यूनियन विद गॉड, इसको अल्टीमेट जन्नत। मगर इसके स्टेजेस है, बड़े बुजुर्गों ने तो हर स्टेज के आगे से स्टेज, यानी कि फना के बाद फना के बाद फना, फिर फना का फना, ये उसको बहुत सिंप्लीफाई करके हाँ, अच्छा, इसका मतलब है कि मतलब फना के भी फिर लेवल्स। आई बिलीव दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फना। आई बिलीव मे बी हकीकत एक ही है ना, वो किसी भी तरह हमें उसमें से गुजरना पड़ता है। वो कोई पर्सनल क्राइसिस से गुजरता है। हाँ, असल में वो कुछ अर्सा पहले आपको याद हो, आपके साथ वो एक डिस्कशन हो रही थी ना कि वो जो नॉलेज के दो मोड्स हैं, कि क्या कहते हैं, एक डिस्क्रिमिनेटिव है और एक यूनिटिव है। तो मैं बेसिकली उसके साथ भी इसको रिलेट करना चाह रहा था, क्योंकि वो क्या कहते हैं, जो डिस्क्रिमिनेटिव मोड ऑफ जो नॉलेज है, हमने उस दिन सॉरी, वो हमारी क्लास के टाइम सवा 12 था ना, तो अगली क्लास के टीचर आ गए हैं, उन्हें अभी इक्विपमेंट चाहिए। अच्छा, चलिए। वो असल में मैं तैमूर साहब इसको रिलेट करना चाह रहा था। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो, हम एक डिस्कशन कर रहे थे वो डिस्क्रिमिनेटिव मोड ऑफ नॉलेज एंड यूनिटिव। तो वो हमने कहा था कि वो डिस्क्रिमिनेटिव मोड ऑफ नॉलेज जो है, वो जब ट्रांसपोज होता है इनटू द यूनिवर्सल रियम, दैट कोरिस्पोंड्स टू द स्टेट ऑफ फना, और जो यूनिटिव है वो बका। तो वो मैं बेसिकली उसको इससे रिलेट करना चाह रहा था कि क्योंकि वो है ना, परफेक्शन ऑफ बीइंग इज एक्सटिंक्शन एंड परफेक्शन ऑफ नॉलेज इज आइडेंटिटी। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में। तो अब कुछ बुक्स में मैंने ये देखा है कि ये जो जब आप अपनी ह्यूमन इंडिविजुअलिटी के सेंटर पे भी पहुंचते हैं ना, तो इसको भी कुछ बुक्स में लोगों ने मिस्टेकनली आई बिलीव इसको भी कहा है कि ये भी एक स्टेट ऑफ फना ही है। तो आई बिलीव फिर वो जो डिग्रीज हैं फना के, मेरे ख्याल फिर ये फर्स्ट डिग्री है। आई बिलीव इस तरह इसको देखा जा सकता है। तो मैं बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। लेकिन वो जो परफेक्शन ऑफ बीइंग है, कंप्लीट एनिहिलेशन, आई बिलीव वो मेरे ख्याल वो लास्ट स्टेज ऑफ फना है। आई बिलीव देन इसको फिर इस तरह देखा जा सकता है। बड़ा ये सारी बस मकसद यही था कि आप लोगों को इससे इंट्रोड्यूस कराया जाए। क्योंकि असल में गिनो ने भी अपनी बुक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में क्या कहते हैं, ये फना और बका को बहुत ज्यादा डिटेल में, एटलीस्ट जो मैंने बुक्स देखी है उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं किया हुआ। एक ओवरऑल उन्होंने फ्रेमवर्क तो बताया है कि मतलब ये जो पूरा आलम हस्त है, ये जो पूरी जो हायरार्की है, उसका एक ओवरऑल एक सिंथेसाइज्ड पिक्चर तो उन्होंने पेश की है अपनी बुक्स में। लेकिन हर जो लेवल है, लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में एलैबोरेट करके, एटलीस्ट जो मैंने बुक्स देखी उसमें उन्होंने ऐसा उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। फना बका की डिस्कशन भी उनकी बुक्स एटलीस्ट जो सुहेल एकेडमी में अवेलेबल है, उसमें उन्होंने को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की। डिस्कशन की हुई है लेकिन बहुत एलैबोरेटेड डिस्कशन एज सच नहीं है।